अ वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गाइस करें शुरुआत आज की। सभी बच्चे, शुभम, सिमरन, एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। चलिए आज करते हैं शुरुआत फटाफट से। जैसा कि हम लोगों की क्लास का हमेशा एक ये टारगेट होता है, जैसा मैंने आप लोगों को सभी को सिखाया है कि रीड एंड रिपीट। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हमारे जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा हम लोग फटाफट से एक क्विक रिविजन देंगे। देखो, गुड मॉर्निंग देव, गुड मॉर्निंग। फटाफट से हम एक क्विक रिविजन देंगे। तो अब आइए देखते हैं, ठीक है देव, क्या गुड मॉर्निंग बेटा। अब आइए हम बढ़े आगे जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग अवर फर्दर टाइम। आप सब जानते हैं कि बिजनेस लॉ का जो आप लोगों का पेपर है वो टोटल आप लोगों का पेपर 60 मार्क्स का आने वाला है। सब्जेक्टिव पेपर होगा आप लोगों का। और बिजनेस लॉ के इस पेपर के अंदर, गुड मॉर्निंग सिमरन, बिजनेस लॉ के इस पेपर के अंदर बेटा आप लोगों के पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो कि कवर्ड होंगे। तो उन 5 चैप्टर्स में से हम लोगों ने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया है, जो हम लोगों ने पिछले अपनी क्लास में स्टार्ट कर दिया था, दैट वाज अवर सेकेंड लेक्चर, वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहली क्लास में याद करिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहली क्लास में हम लोगों ने फोकस किया था वॉइस। पूजा इज सेइंग वॉइस नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा राहुल, ठीक है, आप अनम्यूट करिए बेटा इसको। गुड मॉर्निंग सिमरन। तो अब बात आती है कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर करा था, फटाफट से सुनिएगा। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना लॉ का कंसेप्ट, उसकी बेसिक कुछ नॉलेज जानी थी कि हम लॉ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, लॉ होता क्या है, इसके बारे में क्यों पढ़ा जाता है, राइट, और इसको कहाँ से जनरेट किया गया। ऐसी कौन सी आपकी बुक्स हैं या फिर आपके ऐसे कौन से आप लोगों का टाइम पीरियड था या ऐसे कौन सी अथॉरिटीज़ थी जिनके पास पावर होती है कि वो इस लॉ को बना पाए। तो आप सब देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर सामने हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लॉ का मतलब होता है आप लोगों का सेट ऑफ रूल्स। मतलब लॉ का मतलब क्या है, दे आर दी सेट ऑफ रूल्स जिनकी जरूरत पड़ती है एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर। भाई जंगल राज थोड़ी ना है हम लोगों का, वी गाइज आर सिविलाइज्ड पीपल। तो सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए कोई एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बस इसीलिए आप लोगों का क्या बना दिया जाता है, लॉ। अब ये जो लॉ होता है ना, वो आप लोगों का कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है और फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। कंट्री टू कंट्री डिफरेंट का होने का मतलब क्या कि इंडिया के जो लॉज है वो कनाडा पर अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है, या ना ही आप ये सोचे कि यूएस के लॉज जो है वो इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो कंट्री टू कंट्री ये आप लोगों का डिफरेंट हो जाता है। जिन भी बच्चों ने आज फर्स्ट क्लास हमारे साथ ले रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि अभी बेटा हमारी 5 से 7 मिनट का एक क्विक रिविजन चल रहा है जो भी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर्ड किया। देखो बार बार जब भी आगे बढ़ने से पहले अगर हम लोग अपना पिछला भी रिवाइज करते जाएंगे तो रिविजन पर रिविजन, उस पर रिविजन, मतलब अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि आप लोग कितना बारी जो है, कितना मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की रिविजन जो है वो हो जाएगी। तो नेक्स्ट आती है कहानी कि लॉ क्या है वो समझ में आ गया मैम। सेट ऑफ रूल्स हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कंट्री टू कंट्री ये आप लोगों का चेंज होते रहते हैं। इसके बारे में जानना क्यों है, इसके बारे में बच्चे इसलिए जानना है बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट। अब आती है नेक्स्ट कहानी कि मैम ये जो लॉ है वो, इस लॉ में की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो आपकी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक लॉज। अब इंडिया में हम लोग बैठे हुए हैं तो हम इसको बुलाते हैं इंडियन लॉज। लेकिन वो लॉज जो कि आप लोगों का दूसरी कंट्री को एप्लीकेबल होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, इंटरनेशनल लॉ। अब क्या हम लोगों को सारे लॉज पढ़ने हैं, द आंसर इज नो। वी गाइज आर ब्लेस्ड कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम लोगों के पास 60 मार्क्स के इस लॉ में हम पढ़ेंगे सिविल लॉ की एक छोटी सी ब्रांच जिसका नाम है मर्केंटाइल लॉ। तो डोमेस्टिक लॉज, इंडियन लॉज जो है उसकी एक ब्रांच आप लोगों की सिविल लॉ, और उसकी एक ब्रांच है हम लोगों के पास जिसका नाम है मर्केंटाइल लॉ। अब नेक्स्ट आती है कहानी कि ये जो आप लोगों का मर्केंटाइल लॉ है ये आप लोगों का कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, इसके सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस में सबसे पहला सोर्स आता है मेरे पास इंग्लिश लॉ, दूसरा आता है इंडियन लॉ, तीसरा आता है हम लोगों के पास जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको हम बुलाते हैं क्या, केस स्टडीज। मतलब जब हम लोगों के कोर्ट के अंदर जो है ना नए लॉज, सिचुएशंस के हिसाब से हमारे नए लॉज हमारे जजेस बनाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कस्टम्स।
यानी कि वो रिवाज, वो प्रैक्टिसेस जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं और उनको लॉ के रूप में अपना लिया गया है, वो आप लोगों की फॉर्म हो जाती है एज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो ये फर्स्ट क्लास का पूरा रिवीजन आज मैंने आप लोगों को करवा दिया और मुझे नहीं लगता हम लोगों को ज़्यादा समय लगा, हार्डली हम लोगों को 3 से 4 मिनट लगे हैं और हमने पूरी पहली क्लास जो हम लोगों ने 2 घंटे में कवर्ड करी थी 26 मई को हम लोगों का जो बैच स्टार्ट हुआ था वो अभी हम लोगों ने रिवाइज कर ली है। अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप सभी बच्चों को बताई थी कि ये एक्ट जो है वो आप लोगों का कैसे बनता है। सी पार्लियामेंट जो है उसके पास किसी ना किसी प्रॉब्लम के जब सॉल्यूशंस आते हैं, उन सॉल्यूशंस को नाम क्या दे दिया जाता है आप लोगों का, बिल, है ना। अब यही बिल जो है आप लोगों का 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले इसको लोकसभा पास करती है, देन उसको राज्यसभा का अप्रूवल मिलता है एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे कंसेंट देते हैं। फिर कहीं जाकर आप लोगों का ये जो बिल है ये आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तभी तो मैं इसको क्या बुलाती हूँ, एक्ट। याद करिए मैंने क्या सिखाया था। अब मैं पिछली क्लास की बात करती हूँ फटाफट से, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, राइट। पिछली क्लास की मैंने शुरुआत ही आप लोगों के साथ करी थी एक्ट वर्ड के हिसाब नाम से, ACT। एक्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी। एक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी। मतलब एक बारी बिल जो है वो हमारे पार्लियामेंट में पास हो गया तो यानी कि अब क्या होगा, उस एक्ट को, उस आपके सोल्यूशन को आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट आई थी ये कहानी कि मैम यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फाइनली जो हम लोगों के पास एक्चुअल में चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर का हम लोगों का नाम क्या है। चैप्टर का नाम था हम लोगों का, था, है, रहेगा और आने वाले सालों तक भी उम्मीद है। सोचो 1872 का ये चैप्टर, 1872 का ये एक्ट, ये लॉ जो कि हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, तो यानी कि कुछ तो बात होगी इस एक्ट के अंदर कि आज से मतलब 49-50 ईयर्स से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड हम लोगों का हो चुका है, फिर भी आज हम ये लॉ पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग क्या थी, इसका नाम क्या है पूरा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये 15 से 18 मार्क्स का आएगा। यानी कि 60 में से अगर कोई आपका पर्टिकुलर चैप्टर 15 to 18 मार्क्स का कवरेज रखता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो चैप्टर हम लोगों के लिए कितना रेलिवेंट होगा। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। अब ये चैप्टर आप लोगों का आया कब था, देखिए ये चैप्टर हम लोगों का, ये लॉ बेटा आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। मतलब अब जब हम लोगों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, अभी हम लोगों ने सीखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या है, दोबारा से रिवाइज करेंगे। जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जब आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, तो अब आपके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, वही लॉ जो कि हमारे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब से एप्लीकेबल हुआ है, 1 सितंबर 1872 से। अब मैंने आप सब बच्चों को एक चीज़ और सिखाई थी, आइए ज़रा शीट्स पर देखते हैं फटाफट से। मैंने आप सभी बच्चों को बोला था, एक चीज़ मैंने आप सब बच्चों को सिखाई थी कि जब भी शीट पर फोकस करते हैं, ज़रा आइए, आप सब बच्चों को याद होगा कि मैंने सिखाया था ये जो आप लोगों का एक्ट होता है ना, इसको प्रॉपर और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको बेटा पैराग्राफ वाइज डिवाइड करते हैं और उस पैराग्राफ की जो नंबरिंग्स होती है उस नंबरिंग को क्या नाम दिया जाता है हम लोगों का, सेक्शंस। तो सेक्शन वर्ड मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाया था कि एक्ट जो कि एक पूरा का पूरा कानून है, एक्ट हमारा जो कि एक पूरा का पूरा कानून है, इस कानून को प्रॉपर तरीके से हमारी पब्लिक तक पहुंचाया जा सके, इसको अच्छे से समझा जा सके, पढ़ा जा सके, उसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, शुभम का मैसेज आया हुआ है, राधे राधे मैम, राधे राधे बेटा, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, देखिए ज़रा, इसका मतलब ये है कि पूरे पैराग्राफ्स, पूरे लॉ को अच्छे से समझने के लिए ना हम लोगों को से नंबरिंग उसका करना पड़ता है, पैराग्राफ वाइज डिवाइड करना पड़ता है और उसी नंबरिंग को क्या नाम दे दिया जाता है आप लोगों का, सेक्शंस।
सिंपल है। सेक्शंस के सब सेक्शंस थे, प्लस सेक्शंस में से कभी कभी क्लॉजेस भी निकलते हैं। अब जरा मुझे फटाफट से टाइप कर कर बताइए, मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं, जल्दी से बताइए। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है बेटा, बस 2 मिनट और फिर हम अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये रिविजन है और ये रिविजन बहुत ज़रूरी होती है बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर मूविंग फर्दर। तो जल्दी से बताइए फटाफट। शुभम, सिमरन, राहुल, पूजा, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेटा टोटल सेक्शन, रजा खान का मैसेज आया मैम टोटल 238 सेक्शंस हैं। बेटा बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही बात है। हाँ जी, ये कोई डेड मैन अलाइव है हमारे, इनका भी मैसेज आया है। नाम एक तो आपके बड़े अजीब है बेटा। तो 238 सेक्शंस हैं, सिमरन का सबका मैसेज आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़ना, रितेश का मैसेज आया मैम पढ़ना है हमको सिर्फ 1 से लेके 75 तक, क्योंकि उसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो आप लोग कब पढ़ेंगे, अपने इंटरमीडिएट लेवल पर। ऋषु, प्रगति, नेहा, हेलो एवरीवन। चलिए वापस से अपनी से पीपीटी पर आते हैं। जल्दी से पीपीटी पर देखिए, पीपीटी राइट। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें इंडियन वर्ड समझ में आ गया, एक्ट वर्ड जो था वो भी समझ में आ गया। हम लोगों को वो जो आप लोगों के नंबर्स लिखे हैं 1872 वो भी समझ में आ गया। वो क्या था मेरा, ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ, या मैं जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ, या मैं दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ, तो क्या मेरे जो लॉज है वो डिफरेंट होने वाले हैं, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया? टेल मी, बताइए, इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या सबको एप्लीकेबल होता है? और अगर सबको एप्लीकेबल होता है तो क्या होता है उसका मतलब, एप्लीकेबिलिटी? इज इट एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया और नॉट? एक फटाफट से जवाब दीजिए। सिमरन का मैसेज आया, नो मैम, व्हाई? आई टोल्ड यू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चे इट इज एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया, इट इज एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया। अब होल ऑफ द इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, क्योंकि जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल हमारा 370 रिमूव किया, उससे हम लोगों का जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारा ही अपना एक हिस्सा कहलाएगा। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, चाहे दिल्ली में, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे से आप लोगों के गुजरात में, वेयर एवर, आप लोगों का कौन सा कानून लागू हो जाएगा? आपका लागू होगा एक ही कानून है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मैम सारी बातें एक तरफ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एक तरफ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने आप सबको क्या बताया था? मैंने आप सबसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, उसके अंदर 2 चीज़ें कवर्ड होती हैं। वो 2 चीज़ें क्या होती हैं, आइए पीपीटी पर देखते हैं फटाफट से। मैंने पीपीटी में भी आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है, डेफिनेशन भी है, राइट, डेफिनेशन ही है भी है। अब उत्कर्ष मिश्रा का मैसेज आया है, मैम एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उत्कर्ष सुनो मेरी बात बेटा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों को अलग से ये लिखने की जरूरत नहीं है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यू गाइज आर नॉट सपोज टू राइट दैट, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यू जस्ट हैव टू राइट होल ऑफ द इंडिया, राइट। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बेटा वर्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो ये जो लॉ की आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है ना, ये बहुत ही लिमिटेड सी लैंग्वेज है, बहुत ही लिमिटेड सा एरिया होता है हम लोगों का, और इसी लिमिट्स में रहकर अगर हम लोग अपने लॉ को प्रेजेंट करेंगे ना तो ही बेटर रह पाता है। तो इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया लिखना नहीं है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। शुभम आप बेटा अपना नेटवर्क चेक करिए, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभम आप अपना नेटवर्क चेक करिए बेटा। अब आइए जरा, कॉन्ट्रैक्ट अभी रिवीजन ही चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा था 2 चीजों से बनता है, एक तो हो गया अग्रीमेंट और एक क्या हो जाएगा मेरा, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट, मैम अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट बनता है आपका प्रॉमिस से एंड कंसिडरेशन से। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या एक अग्रीमेंट के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है? द आंसर इज नो। आप लोगों के अग्रीमेंट के अंदर अगर 2 पार्टीज हैं तो डेफिनेटली 2 प्रॉमिसेस जरूर होंगे। इसीलिए तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो कितनी अच्छी लिखी गई है। अग्रीमेंट की डेफिनेशन कहती है
every promise and every set of promise forming consideration for each other, it is an agreement. ये तो सिंपल है हम लोगों का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आती है मैम प्रॉमिस वर्ड भी तो बताइए ना क्या था। प्रॉमिस का मतलब है आप लोगों का ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट कंसिडरेशन का मतलब आप सभी बच्चों को मैं पहले भी बता चुकी हूं, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न और समथिंग इन एक्सचेंज। कंसिडरेशन ना बेटा आपका कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और वो आप लोगों का काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा आप लोगों का कैश की फॉर्म में होगा, ये कैश की फॉर्म में ही होगा, राइट। कब? जब मैं आप लोगों को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ाऊंगी, वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज्यादातर वहां पर हमारा जो कंसिडरेशन होगा, मैक्सिमम ऑफ द टाइम माय कंसिडरेशन वुड बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको बताया जा रहा है सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, राइट। देखो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का भी बनता है। सुनो सब जरा ध्यान से, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की बात करती हूँ ना तो एकदम से घबराना नहीं कि मैम हम कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रिलायंस एंड अंबानीज एंड टाटाज एंड बिरलाज। नो, कॉन्ट्रैक्ट बेटा आप लोग डेली बेसिस पर भी तो बनाते हैं। से मान लीजिए आपने मेट्रो का टिकट परचेज किया, राइट, तो आपका मेट्रो के साथ भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। अब ये मेट्रो की ड्यूटी बनती है कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। सोचो अगर आप लोगों ने अपने कार्ड को रिचार्ज करवाया, लिसन एवरीवन, आपने अपने मेट्रो के कार्ड को रिचार्ज करवाया मगर उसके बावजूद आप लोग जो है वो एंट्री कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब यू आर नॉट एबल टू एंटर दी प्लेटफॉर्म। तो क्या ऐसे में आप काउंटर पर जाकर शिकायत कर सकते हैं? क्या आप ऐसे में काउंटर पर जाकर जो भी सर या मैडम वहां पर बैठी हैं उनको बोल सकते हैं, रिसीप्ट दिखा सकते हैं कि देखिए मैडम मैंने तो है पेमेंट किया था, मैंने 500 रुपीज़ का मेट्रो रिचार्ज कराया था मगर मेरा कार्ड अभी भी नहीं चल रहा। तो आप उनसे वो शिकायत ही क्यों कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि आप लोग मेट्रो की क्या इंजॉय करने वाले हैं? सर्विसेज, समझ रहे हैं? तो मेट्रो और आपके बीच में भी क्या बन गया है? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को बहुत ज्यादा हैवी भी मत लेकर चलिएगा कि मैम बहुत बड़े बड़े लोग ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। रिशु का मैसेज आया है, मैम अगर एक्सचेंज में हमें कुछ नहीं मिलेगा तब भी उस चीज के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो रिशु, पहले मैं तुम्हें ना एक चीज समझाती हूं, स्क्रीन पर देखना, स्क्रीन पर देखिए जरा फटाफट से। मैं आप लोगों के सामने ना बहुत सिंपल दो वर्ड्स लिखती हूँ बेटा। एक मैं वर्ड लिख रही हूँ जर्नल और एक मैं लिख रही हूँ एक्सेप्शंस। देखो जर्नल रूल, ठीक है, और एक्सेप्शनल रूल। जर्नल रूल का मतलब क्या है? वो एक ऐसा कानून जो जनरली सब पर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हमारे ट्रैफिक रूल्स क्या कहते हैं कि रेड लाइट को जंप मत करो, ठीक है, स्पीड्स को लिमिट में रखो, अगर आपका स्पीड ब्रेकर आता है तो थोड़ा सा अपना स्पीड को कंट्रोल में कर लो, राइट। तो हम लोगों की ये जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, चाहे से आप बाइक चलाएं, स्कूटी चलाएं, कार चलाएं, व्हाटएवर, मतलब लंबरगिनी चला रहे हैं, व्हाटएवर, आप लोग कोई भी अपना व्हीकल क्यों ना चलाएं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? वहां पर ये रूल एप्लीकेबल होगा कि भैया रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बताइए, अगर एक एम्बुलेंस आ रही है जिसके अंदर एक पेशेंट है आपका और ऐसे में रेड लाइट हो जाए, तो क्या आप एम्बुलेंस या फिर उसमें जो आपका बीमार एक पेशेंट मतलब आपका लेटा हुआ है, क्या आप उसको ये कहने वाले हो कि बेटा या भाई अपनी सांसें कंट्रोल में रख, अभी रेड लाइट हो रही है, राइट, रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी उसके बाद हमारी एम्बुलेंस आगे बढ़ेगी? वहां पर तो ऐसा नहीं होगा ना। तो आप लोगों के जर्नल रूल का मतलब क्या होता है? आप लोगों का एक ऐसा कानून जो कि यूजुअली सब पर एप्लीकेबल है, उसको सबको निभाना पड़ेगा। लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं ना, कभी कभी हमें कुछ ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि ऐसी जगहों पर जर्नल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की वैन हो गई, इन सभी के ऊपर जो है ये रेड लाइट और ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होता। भाई एम्बुलेंस के अंदर ऑब्वियसली कोई पेशेंट ही आपका जा रहा है ना, और उसका जल्द से जल्द बेटा हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, तो क्या आप उसको भी कहेंगे कि रेड लाइट पर रुक जाओ? नहीं। तो वो हमारा कहलाता है अपवाद, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल रूल बुलाते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। वहां पर आप लोगों का जर्नल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अब टू आंसर टू योर क्वेरी, मैं वापस से जो रिशु
हैं हमारे कोई जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है, मैं वापस से वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ऋषु कहता है कि मैम अगर एक्सचेंज में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या तब भी हम उस चीज़ के लिए कोर्ट में जा सकते हैं? तो मैं आप सबको यही कहूँगी, जर्नल रूल कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये जर्नल रूल है आप लोगों का, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम पढ़ेंगे आगे चलकर, हम लोगों के पास एक सेक्शन नंबर 25 आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहां बेटा आप लोगों को ना 5 से 6 ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे जिन सिचुएशंस में आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? आप लोगों को बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, फिर भी प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात ऋषु? अब आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक लाइन और पढ़ी थी, मैम ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इज इट ट्रू और नॉट? पढ़ाई थी मैंने आप सबको बात कि बेटा अग्रीमेंट जो है वो है आपके फादर और उसके हैं 2 बेटे। एक बेटा जो है वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो फादर की डिट्टो कॉपी, वो फादर की डिट्टो कॉपी, यानी कि वो मेरा क्या है, अग्रीमेंट। मगर एक बेटा जो है ना उसके अपने स्पेशल अलग फीचर्स हैं, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट जो होता है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वन इज योर व्हाट, वन इज योर अग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मौजूद नहीं होती है, और एक हम लोगों का क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होती है। अब मैम ये होता क्या है एनफोर्सेबिलिटी? बेटा बता चुकी हूँ आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल्ड में। EN का मतलब क्या था, टू मेक। फोर्स का मतलब क्या था, दबाव, प्रेशर। एबिलिटी वर्ड जो है उसका मतलब क्या था, कैपेसिटी। तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा वर्ड नहीं है, इसको देख के घबरा मत जाना। एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी मतलब एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या, हर वो अग्रीमेंट जो लॉ का दबाव डलवाने की क्वालिटी रखता हो, एवरी अग्रीमेंट जो लॉ का प्रेशर क्रिएट करने की एबिलिटी रखता हो, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें पार्टीज की इंटेंशंस हैं कि वो एक दूसरे को कोर्ट ले जाएंगी अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया गया तो, अगर अग्रीमेंट आप लोगों का नहीं निभाया गया तो ऐसे आप लोगों के अग्रीमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अब क्या होता है, यूजुअली ना ये इस तरीके की इंटेंशंस जो होती है, इस तरीके का इरादा जो आप रखते हैं वो ज़्यादातर कहाँ रखते हैं, अपने जितने भी हमारी बिजनेस या फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे सोशल इन्विटेशंस हैं, उनके ऊपर जो है ना ये इस तरीके का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। मगर मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि हमेशा ऐसा होगा, मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को कि ये ऐसा यूजुअली होता है। देखिए सेकेंड लाइन में आपको दिख रहा होगा, इन कमर्शियल और बिजनेस अग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीवन, ठीक है? चलिए अब देखो मैं आप लोगों के सामने ना 2 चीज़ें लिखने जा रही हूँ, कुछ जर्नल बातें आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। मैसेजेस ना नहीं आ रहे हैं रवि, देखिएगा सम प्रॉब्लम। देखो अब मैं एक बहुत छोटा सा और बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल और कुछ ना बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो मतलब आप लोगों को कवर करनी ही पड़ेंगी। से मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास है राम और सीता, ठीक है, ये 2 पार्टीज़ हैं मेरे पास। देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ना कम से कम 2 पार्टीज तो चाहिए ही होती हैं। आगे चलकर मैं अभी आपको और सिखाऊंगी इसके बारे में इन डिटेल्ड, लेकिन अभी के लिए बस इतना जानिए कि अगर एक अग्रीमेंट भी बनाते हो ना तो अग्रीमेंट तक के लिए आप लोगों को कम से कम मिनिमम 2 पार्टीज तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके मानते हैं राम जो है वो अपनी कार सेल करने जा रहे हैं, किसको, सीता को, और सीता जो है वो बदले में क्या करने जा रही है, वो बदले में पे करेंगी प्राइस। अब देखो यहां पर होता क्या है, जैसा कि मैंने आप सब बच्चों को सिखाया था कि आपके अग्रीमेंट के अंदर बेटा सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं होता है, अग्रीमेंट के अंदर आप लोगों के क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं। मतलब देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल प्रॉमिस, देयर आर सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो वो सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होते हैं, आइए जरा देखते हैं। ये लिखा है मेरा प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बदले में जो मिलता है उसे मैं क्या बुलाती हूं, कंसीडरेशन। प्रॉमिस के बदले में क्या मिलता है हम लोगों को, कंसीडरेशन। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर,
राम जो है हमारे, इन्होंने शुरुआत करी थी, राइट। इन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ। तो जो भी इंसान शुरुआत करता है उसी को हम लोगों ने इस अग्रीमेंट के तहत क्या नाम दिया था? ऑफरर। और जिसको ये ऑफर दिया जाता है, सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टर्म्स हम लोग आगे चलकर यूज़ करने वाले हैं। मैं आज आप लोगों को 4 टर्म्स के बीच की डिफ्रेंसिएशन करा रही हूँ। ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, और एक टर्म और आती है हमारे पास, एक्सेप्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा सा एग्जाम्पल है मगर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को बताने वाला है। तो क्या है वो बड़ी बड़ी बातें? राम जो है हमारे, उन्होंने ऑफर दिया, एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा है किसके पास? सीता के पास, कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब सीता जो है, ज़रूरी है कि वो हाँ करेंगी। वो सीता क्या कर सकती हैं? सीता जिनको ऑफर दिया गया, इनका नाम क्या रख दिया है हम लोगों ने? ऑफरी। ये सीता जो है, इनकी तरफ से रिजेक्शन भी आ सकता है और इनकी तरफ से बेटा एक्सेप्टेंस भी तो आ सकता है या नहीं? लॉ कहता है कि अगर आपके ऑफरी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे दे तो यही ऑफरी अब मेरा क्या कहलाएगा? अब हम इसको एक छोटा सा सिंपल सा नाम देंगे जिसका नाम होगा एक्सेप्टर। तो आप लोगों के सामने मैं अभी 3 जो आपके ये जो आप लोगों के रोल्स हैं, ये 3 रोल्स के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो इंसान जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने की शुरुआत करता है, ऑफर देता है, प्रपोजल देता है। याद है मैंने आप सब बच्चों को पढ़ाया भी था, स्टेप बाय स्टेप कराया था कि जब भी आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें सबसे पहले आता है ऑफर, फिर आती है एक्सेप्टेंस, फिर बनता है प्रॉमिस, बदले में मिलता है कंसिडरेशन, फिर बनता है आप लोगों का अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में जब इंटेंशंस होती हैं किस चीज़ की? आप लोगों की कानूनी इंटेंशंस, लीगल इंटेंशंस, तो हम कहते हैं कि वो अग्रीमेंट मेरा क्या बन चुका है? एक कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यानी कि शुरुआत देखो ना बेटा कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है हम लोगों की ऑफर से। नाउ अब वापस से आते हैं अपनी प्रीवियस शीट पर। क्या कहता है ये प्रीवियस शीट हम लोगों का? कि राम ने शुरुआत करी तो ये है ऑफरर, जिनको ऑफर दिया वो है ऑफरी। वो ऑफरी एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उस ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो ही ऑफरी अब हम लोगों का क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। तो फिर मैम ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है? क्या लगता है बेटा? कुछ बताएंगे? उत्कर्ष बताएगा। प्रॉमिसर, व्हाट डू यू थिंक? प्रॉमिसर जो होता है वो कौन होता है हम लोगों का? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ये 2 वर्ड्स भी तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने ये वर्ड्स लिख रही हूं से प्रॉमिस जो भी देगा वो इंसान कौन है हम लोगों का? प्रॉमिसर, राइट। और प्रॉमिस के बदले में वो प्रॉमिस जिसको दिया जाएगा, राइट, वो हम लोगों का क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। प्रॉमिसी की तरफ से मुझे क्या मिलने वाला है? कंसिडरेशन। तो जरा फटाफट से मुझे प्लीज बताइए कि ये प्रॉमिसर जो है वो कौन होगा? हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो 2 पार्टीज हैं, एक है हम लोगों के पास राम और एक है हम लोगों के पास सीता। इन दोनों में से कौन है प्रॉमिसर और कौन है प्रॉमिसी? टेल मी। उत्कर्ष, ऋषु, सिमरन, शुभम, प्रीति, अनुषा, रजा, रितेश, प्रगति। बोलिए प्रगति, बोलिए बेटा फटाफट से कि हम लोगों का ऑफरर और ऑफरी तो समझ में आ गया कौन है। ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होगा? राम होंगे प्रॉमिसर या सीता होंगी प्रॉमिसी, या फिर सीता होंगे हमारी प्रॉमिसर और राम होंगे हमारे प्रॉमिसी? व्हाट डू यू थिंक? राम, मैम राम प्रॉमिसर है और सीता प्रॉमिसी है। राम प्रॉमिसर एंड दिया प्रॉमिसी, ओके, सीता प्रॉमिसी। अब देखो यहीं पर गलती पकड़ी गई सबकी। मैंने आप सब बच्चों को क्या सिखाया था कि अग्रीमेंट जब भी पार्टीज के बीच में बनता है, अग्रीमेंट की डेफिनेशन जरा देखो, पीपीटी पर देखो, पीपीटी पर आइए फटाफट से, और अग्रीमेंट की डेफिनेशन पे निकाल रही हूं मैं। अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखो क्या कह रही है?
एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि अग्रीमेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉमिस होगा, अग्रीमेंट के अंदर तो मल्टीपल प्रॉमिसेस हो सकते हैं, और एक का प्रॉमिस दूसरे का कंसिडरेशन है, दूसरे का प्रॉमिस पहले का कंसिडरेशन है, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस दे रही हैं बेटा, दोनों की दोनों पार्टीज। वापस से आइए शीट पर, वापस से आइए। उत्कर्ष ने अब सही मैसेज किया है, बोथ। देखो अब यहां पर आइए, मैं सबसे पहले बात करती हूं मिस्टर राम की। मिस्टर राम ने भी तो प्रॉमिस दिया था, क्या प्रॉमिस दिया था? टू सेल कार। मिस्टर राम ने प्रॉमिस किया था क्या? दैट ही विल सेल दी कार। और मिस्टर राम ने ये प्रॉमिस जो है किससे किया था? अब मिस्टर राम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जो प्रॉमिस करता है उसको मैं क्या बुलाऊंगी? प्रॉमिसर। मैंने आप सब बच्चों को बताया था, ये जो OR लिखा होता है ना यहाँ पर, इसका मतलब ही होता है करने वाला, द डूअर। जैसे ट्रांसफरर, जैसे आपका ऑफरर, या फिर आपका प्रॉमिसर। तो ये जो OR वर्ड आप लोगों का, ये जो OR आप लोगों का सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड के पीछे, इसका मतलब ही क्या होता है? आपका द डूअर। तो प्रॉमिसर कौन है? जो प्रॉमिस दे रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है। अब ये प्रॉमिस जिसको देगा या जिससे प्रॉमिस करेगा, उस इंसान को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देंगे? प्रॉमिसी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात कि ये प्रॉमिस जो था, इस प्रॉमिस के बदले में मिस्टर राम को इस प्रॉमिसी से मिल क्या रहा है? मिल रहा है प्राइस, है कि नहीं? तो राम ने प्रॉमिस किया है, राम का ये जो प्रॉमिस है, राइट, और ये क्या बन जाएगा? राम जी का ही कंसीडरेशन जो उनको मिल रहा है। लेकिन सीता जो है, उन्होंने भी तो प्रॉमिस किया है कि वो क्या पे करेंगी? टू पे प्राइस, और बदले में सीता जो है उनको क्या मिल जाएगी? कार। नहीं बेटा, ये 79830 जिसका भी नंबर है बेटा, आप पहले ध्यान से सुनो, ठीक है? बोथ होंगे। राहुल का मैसेज आ गया मैम बोथ, सिमरन का भी अब मैसेज आ गया बोथ। यानी कि इस सिचुएशन को देखकर एक पिक्चर तो क्लियर हो गई कि ऑफरर, स्क्रीन पर देखिएगा आप सब बच्चे सामने, ऑफरर एंड ऑफरी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टीज जो है ना, आपके प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बन सकते हैं, दोनों ही पार्टीज। देखो, राम ने प्रपोजल दिया, राम ने प्रस्ताव रखा है, तो राम हमारे कौन है? ऑफरर। सीता ऑफरर की पोजीशन पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि उनको ऑफर दिया गया, तो सीता हमारी यहां पर क्या है? ऑफरी। क्लियर है ना इतनी बात? सीता हम लोगों की क्या बन जाएंगी? ऑफरी। लेकिन एक बारी इन दोनों के बीच में प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस कैसे बनेगा? जब ऑफर में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। एक बारी प्रॉमिस बन गया तो अब वादा जो है वो दोनों पार्टीज की तरफ से किया गया है। एक वादा राम ने किया है दैट ही विल सेल द कार, राइट, और दूसरा वादा किसने किया है? सीता ने, दैट शी विल मेक द पेमेंट ऑफ द प्राइस, शी विल पे द प्राइस। तो अब सीता ने जो प्रॉमिस किया है बदले में वो कुछ तो ले रही होंगी। मैंने सब बच्चों को बताया था, ऐसी ही खाली पीली बेटा प्रॉमिस नहीं देंगे, प्रॉमिस के बदले में कुछ तो बनता है। हमने क्या पढ़ा है? मैंने जर्नल रूल आप लोगों को अभी तक क्या सिखाया है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। किसी अगर कॉन्ट्रैक्ट में, किसी अगर अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है ही नहीं, मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ प्रॉमिसेस हैं, तो बेटा वो आपका कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। प्रॉमिस के बदले में कंसिडरेशन आना कंपलसरी है। हाँ, एक्सेप्शंस में पढ़ाऊंगी सेक्शन 25 के अंदर, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि प्रॉमिस दिया है तो आपको बदले में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन। अब देखो यहां पर क्या है, एक का प्रॉमिस दूसरे का कंसिडरेशन, और दूसरे का प्रॉमिस पहले का क्या बन जाता है? कंसिडरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये जो मैं प्रॉमिस वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रही हूं, क्या मैं इसको बेटा ऑब्लिगेशन बोल सकती हूं? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी कह सकते हैं। जो बेहतर वर्ड रहेगा इस लॉ के पेपर के हिसाब से, प्रॉमिस को क्या मैं ऑब्लिगेशन वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या मैं कह सकती हूँ कि प्रॉमिस, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना? कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल सलमान खान के बिल्कुल ही आप लोगों के कमिटमेंट की तरह हो जाता है कि एक बारी दे दी तो उसके बाद वो खुद भी पीछे नहीं हट सकते हैं। इट्स लाइक दैट कमिटमेंट, ओके? तो ये तो सलमान खान का कमिटमेंट हो गया भाई, एक बारी किया है तो अब आप लोगों को निभाना ही पड़ेगा। अब देखो बात क्या आती है कि प्रॉमिस जो है वो ऑब्लिगेशन है, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस आती हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ जाती है? हमारी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ती है कि नहीं? मगर मुझे एक बात बताओ, क्या सारी की सारी जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती हैं? कहने का क्या मतलब है? आइए ज़रा, मैं टाइम दूंगी आप लोगों को ना लिखने के लिए। दिस इज़ माई शीट नंबर 1। अगर किसी भी बच्चे का कुछ रह जाता है तो मुझे बता देना, मैम शीट नंबर 1 है जो हमें करना है। तो अभी शीट नंबर 1 मैं आपको वापस से दिखाऊंगी। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से बेटा अराइज हो जाती हैं क्या? ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट से क्या अराइज होती है? ऑब्लिगेशंस। लेकिन ऑब्लिगेशंस, क्या सारी की सारी ऑब्लिगेशंस आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती हैं? यानी कि हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आया है कहाँ से? आपका अराइज होता है अग्रीमेंट से। अग्रीमेंट से किससे अराइज होता है? अग्रीमेंट से। यानी कि अगर अग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑब्लिगेशंस है मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्लिगेशन भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट है तो अग्रीमेंट भी होगा। मानकर चल रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही तब जब वो पहले अग्रीमेंट बनेगा। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, तो ही तो अग्रीमेंट बनेगा ना। बिना अग्रीमेंट के बने तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप लोगों का एक टाइप का अग्रीमेंट है जिसमें इन्वॉल्व है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। इसके अलावा भी तो कई अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मौजूद नहीं होती है, नहीं होती ना। तो इसीलिए मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर, क्या लाइन लिखती हूँ? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो कानून है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों का कानून है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या नाम दिया जाएगा उसको? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं क्या लाइन लिख रही हूं पूरी वो सुनिएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट्स। कहने का क्या मतलब है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेटा मतलब क्या है यहां पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बना है ना, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं, मान लिया। मगर क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? द आंसर इज नो। आपके वो अग्रीमेंट्स विच आर लैकिंग द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, जिसमें नहीं होता है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, बेटा वो थोड़ी ना कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बात करता है कानून के बारे में। वो कानून कि आपके कुछ अग्रीमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा। कौन से अग्रीमेंट्स? वो अग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ है। लेकिन वो अग्रीमेंट्स जिसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मौजूद नहीं है, क्या उनके ऊपर ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आईसीए। क्या आईसीए सब टाइप के अग्रीमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? अग्रीमेंट्स मैंने बताए थे, एक हो गए बिजनेस अग्रीमेंट्स, एक हो गए डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स या फिर सोशल इन्विटेशंस। तो सोशल इन्विटेशंस तो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते ना, अग्रीमेंट हैं मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या उनके ऊपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा? व्हाट डू यू थिंक सो? होगा एप्लीकेबल? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया जाएगा? आइए इसीलिए फोकस करते हैं हम लोग। क्या एक स्टेटमेंट आप लोगों को सामने दिख रही होगी? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ द अग्रीमेंट। यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सभी अग्रीमेंट्स के ऊपर आप लोगों का एप्लीकेबल नहीं होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। सेम ऐसी लाइन मैं कुछ ऊपर भी लिखने जा रही हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है क्या आप लोगों की ऑब्लिगेशंस, मतलब ऑब्लिगेशंस होंगी, ये बात तो कंफर्म्ड है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है ऑब्लिगेशन, लेकिन सारी ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होती है। माँ बाप की सेवा करना, उनसे बातचीत करना, उनका ख्याल रखना, राइट, टैक्स पे करना, क्राइम ना करना, ठीक है, पीस मेंटेन कर कर रखना सोसाइटी के अंदर, ये सारी भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये भी तो हम लोगों की ऑब्लिगेशंस हैं। मगर क्या यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है?
क्या ऐसा कभी सुना है कि कोई जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते के साथ ही उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया कि बेटा अभी 20 साल तक तो हम तुमको पालेंगे, उसके बाद तुम हमको पालोगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ऑब्लिगेशन है, फिर भी एक जिम्मेदारी है कि हमारे वो पेरेंट्स हैं, आज हम उनकी वजह से यहाँ पर हैं, राइट? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का पूरा ख्याल रखें। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो ऑब्लिगेशन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई है? बताइए जरा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई है? द आंसर इज नो, ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुई है। उसी तरीके से जब भी टैक्स पे करने की बारी आती है, मुझे बताइए, आपने कमाना शुरू करा, ठीक है, आपकी अच्छी खासी सैलरी भी हो गई है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऑफिशियल आकर आपके साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि बेटा अब कमाना शुरू कर दिया, अब फटाफट से टैक्स भी देना शुरू कर दो? ऐसा तो नहीं होता। मगर फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक सही नागरिक अगर आप हैं, अगर आप वाकई में देश की उन्नति भी चाहते हैं और चाहते हैं कि देश आपकी उन्नति के लिए काम करे, तो ये जरूरी है कि आप उन्नति मतलब डेवलपमेंट, राइट? तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाएगा? आप लोगों को टैक्स पे करना होगा। तो वो भी जिम्मेदारियां हैं ना हमारी, लेकिन वो जिम्मेदारियां बच्चे कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन है, मगर सारी ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट से बना है, मगर सारे अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं है। अब इसी बात को कौन सी, जैसे मैंने ऑब्लिगेशंस आपको बोली, जैसे टैक्स पे करना, ठीक है, पेरेंट्स का ख्याल रखना, ठीक है, उनकी बात मानना ना मानना वो बात तो मैं कह ही नहीं सकती, आजकल की हमारा जनरेशन थोड़ा अलग ही सोचती है, बट ऑब्वियसली राइट, सी आई एम नॉट सेइंग दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम दे आर राइट। चलिए आइए फटाफट से पीपीटी देखते हैं, पीपीटी पर आइए। अब देखो, जो मैंने बातें आप लोगों को अभी सारी बताई ना, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। लास्ट की जो आपकी 2 लाइनें हैं ना, उसको देखिए। सबसे पहले जो मैंने अभी करवाई, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दी। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? वापस से शीट पर आओ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया था? आईसीए। अगर आपसे कोई बोले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो डर मत जाना, हाँ मैम पढ़ा है ना। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लॉज रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, और लॉज रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट तो अभी मैम ने हमें एक ही करवाया है। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन सा लॉ है हमारे पास? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब वापस से पीपीटी पर आइए जल्दी से। ऑल्सो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दी होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि सारी जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्ट से ही आएंगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मगर हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जिम्मेदारी है, ये मानकर चलिए। बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब प्रोमिसेस है। अब इससे ऊपर की बात जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी करवाई थी, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, फिर पढ़ लेते हैं। देखो, अग्रीमेंट इज अ फादर, उसके हैं 2 बेटे, एक बेटा डिट्टो कॉपी है अग्रीमेंट की, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। और एक बेटा है जो कि स्पेशल फीचर्स के साथ पैदा हुआ है, यानी कि उसके अंदर स्पेशल फीचर्स के नाम पर क्या है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। तो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सारे अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट राइज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एवरी टाइम। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है, मगर अग्रीमेंट जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे बेटा, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। इसी लाइन को हम लोगों ने ऐसे कैसे लिख दिया कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वापस से शीट पर आइए, क्या बताया था? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आईसीए ना, 1872। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होगा, सारे अग्रीमेंट्स के ऊपर वो आप लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? ये मत सोचेगा मैम अग्रीमेंट बन गया जी अब तो मतलब आईसीए एप्लीकेबल हो गया। बेटा आईसीए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना है। आईसीए किस चीज के लिए बना है? आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा नॉर्मल अग्रीमेंट्स भी तो होते हैं। वो नॉर्मल अग्रीमेंट्स लाइक डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, वो सारे के ऊपर, उन सब के ऊपर आप लोगों का आईसीए एप्लीकेबल नहीं होता है। एम आई क्लियर विद दिस? ड्रॉप अ मैसेज गाइज फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस कर लेते हैं, जो कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड, पीपीटी पर देखिए फटाफट से। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। प्रगति,
अच्छा ठीक है बेटा, मैं फिर से समझा देती हूँ। अच्छा प्रगति सुनो मेरी बात, फिर से समझाते हैं हम, लेकिन जो मैं अभी आपको डिफरेंस करा रही हूं ना वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो एक बारी अब हम ऐसा करते हैं, पहले डिफरेंस कर लेते हैं। हमने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि जरा शीट पर देखो, वापस से शीट पर देखिए, मैंने आपको सिंपल से शब्दों में सिखाया था कि अग्रीमेंट तो बेटा किसी के भी साथ बन जाता है। अग्रीमेंट तो मेरे पापा के साथ भी बन जाएगा। पापा मुझे बोलते हैं कि नीति हर 1 तारीख को बेटा मैं तेरे को सारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन उसके बाद ना तू प्रॉमिस कर कि वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन, वॉट एवर, रिपेयरिंग चार्जेस, सारे जो आपका टेंशन है ना वो सारे बिल्स ना बेटा तू पे कर देना। तो पापा ने मुझे ऑफर दिया और मैंने भी एक्सेप्टेंस ले ली। पापा मुझे क्या दे रहे हैं? अपनी पूरी सैलरी, और मैं उनको दूंगी अपनी सर्विसेज कि पापा आप निफ्रांत हो जाइए, सारा काम हो जाएगा, 5 तारीख से पहले पहले सारे बिल्स पे हो जाएंगे। अब 1 तारीख को मेरे पापा ने सैलरी तो दे दी अपनी सारी, 2 तारीख को बेटा मैंने सारी शॉपिंग में उड़ा दी, कोई बिल ही पे नहीं करा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अगले दिन सुबह सुबह, मतलब सुबह जो आपकी बेड टी होती है उसके साथ मेरे फादर मुझे लीगल नोटिस तो नहीं देने वाले कि बेटा सी यू इन द कोर्ट, तुमने सारा पैसा जो है वो शॉपिंग में उड़ा दिया, जबकि डिसाइड हुआ था कि उससे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल वो बिल आपके सारे पे करने हैं। क्या करेंगे मेरे फादर? मुझे डांटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पे गुस्सा करेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करने वाले। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे। तो यानी कि पापा के और मेरे बीच में भी अग्रीमेंट तो बन गया ना बच्चे। ही मेड एन ऑफर टू मी, उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया, मैंने उनको एक्सेप्टेंस दे दिया, बन गया दोनों के बीच में प्रॉमिस, हो गया जी। कंसिडरेशन भी तो इन्वॉल्व है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है बेटा। यस, एक बहुत अच्छा मैसेज किया सिमरन ने अभी, क्या मैम ओरल एंड रिटन बोथ हो सकता है? यस बोथ हो सकता है। जब मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगी वहां पर भी ये चीज कवर्ड होगी। कॉन्ट्रैक्ट आपके ओरल एंड रिटन बोथ हो सकते हैं। हाँ, प्रूफ करने के टाइम पर जब बात आती है ना तो ओरल अग्रीमेंट्स या ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को ना प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मगर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। वी विल डिस्कस इट जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। प्रगति, तुम्हारा क्वेश्चन मैं भूली नहीं हूं, हम वापस से आएंगे उस टॉपिक पर जो तुमने बोला है। कृष्ण कुमार शाह कहता है मैम रिटर्न इज मोर वैलिड। वैलिडिटी नहीं है ना कृष्ण या कृष्णा बेटा, ये वैलिडिटी की बात नहीं है। ओरल अग्रीमेंट्स भी आपके उतने ही वैलिड होते हैं जितने रिटर्न होते हैं, समझ रहे हैं? उतने ही वैलिड होते हैं दोनों के दोनों। लेकिन हाँ, आपके जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, जहां पर आप लोगों को एक विश्वास बन जाता है कि चलो अब आगे टेंशन नहीं होगी, वो रिटर्न अग्रीमेंट्स में होता है ज्यादातर। उत्कर्ष ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, उत्कर्ष कॉपी करके ना अपना क्वेश्चन वापस से डालो। अच्छा, उत्कर्ष ने डाला है ऑफरर कैन नॉट बी एन ऑफरी बट प्रॉमिसर कैन बी प्रॉमिसी एंड वाइस वर्सा, इज इट ट्रू? हाँ जी बिल्कुल, करेंगे डिस्कस खत्म होने से पहले क्लास दोबारा। अब वापस से आइए, देखो हम लोगों ने क्या सीखा है प्रगति। अग्रीमेंट के केस में मैंने क्या बोला था, अग्रीमेंट मेरे पापा के साथ भी बना है ना, लेकिन वो अग्रीमेंट डोमेस्टिक नेचर का है, वहां पे कोई लीगल इंटेंशंस नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो मेरे पापा मुझे कोर्ट में नहीं लेकर जाएंगे। या मान लो पापा ने अगर मेरा अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, 1 तारीख आ गई मगर पापा ने सैलरी नहीं दी, पापा कहते हैं बेटा बहुत आलस आ रहा है, कौन जाएगा एटीएम, कौन विड्रॉ कराएगा, ये वो। मैंने उस दिन 1 तारीख को तो बोल दिया चलो ठीक है पापा कोई बात नहीं, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मगर अगले दिन क्या, अगले दिन बेटा बेड टी के साथ मैंने कहा पापा सी यू इन द कोर्ट। ऐसा होगा कभी? ही इज़ माई फादर, कम ऑन, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, है ना? तो क्यों नहीं करूँगी बेटा? क्योंकि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे फादर हैं, एक लिहाज है। तो ज़्यादातर वो लिहाज आपका कहाँ पर होता है? डोमेस्टिक आपके अग्रीमेंट्स में या फिर सोशल इन्विटेशंस में। क्लियर है इतनी बात? तो अग्रीमेंट, प्रगति, वापस से प्रगति और उत्कर्ष तुम दोनों के सवालों का जवाब मैं दोबारा दूंगी, और प्रगति का चल रहा है अभी पॉइंट। अग्रीमेंट जो होता है एक वो जिसमें आप लोगों की एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? मान के चलते हैं मैम डोमेस्टिक और सोशल इन्विटेशंस में नहीं होती है। और एक होता है अग्रीमेंट जहां पे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मौजूद होती है। सिंपल है, जहां होगी मौजूद वो बन जाता है मेरा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इस अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ मिला, बन गया क्या? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही तो एप्लीकेबल होगा ना आईसीए। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? आईसीए। तो आईसीए क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून है आप लोगों का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट पर ही एप्लीकेबल होगा ना। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैम? ऐसा अग्रीमेंट जिसमें है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। सारे अग्रीमेंट्स के ऊपर ये आप लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा।
इसलिए एक बड़ा वाला क्रॉस भी कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट, वो सारे अग्रीमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप प्रगति आई एम क्लियर नाउ। प्रगति के मैसेज का वेट करूंगी मैं, ठीक है प्रगति। अब डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन, वापस से अब ये चीजें ना सारी इंटररिलेटेड है, जरा सुनिएगा। उत्कर्ष तुम्हारे क्वेश्चन पर दोबारा आऊंगी मैं, टेंशन मत लेना। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, देखो मैंने बेसिस भी लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूट सामने आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लीज अपनी बुक्स पर लिखिए बेटा, ठीक है। प्रगति का आ गया, यस मैम। बेसिस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट। अग्रीमेंट किस चीज से बनता है भाई? अग्रीमेंट तो बनता है मैम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो अपने आप में प्रॉमिस है, और प्रॉमिस बिना कंसिडरेशन तो होता ही नहीं है। तो अग्रीमेंट किस चीज से बनता है? बेसिकली किस चीज से बनता है अग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस काफी नहीं है, हमें चाहिए लीगल इंटेंशंस, हमें चाहिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस। क्लियर है इतनी बात? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। बेटा इसमें टाइम नहीं लगेगा डिफरेंसेस में, क्योंकि हमने अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इतना डिटेल में पढ़ लिया है ना कि डिफरेंस में हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। आइए सेकंड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब क्या कानूनी ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगी? अग्रीमेंट में हर बार ही क्रिएट होती है। पापा के साथ अग्रीमेंट बनाया था, ब्रदर के साथ अग्रीमेंट बनाया था, क्या वहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी? शुभम ने हम लोगों को पार्टी में इन्वाइट किया था when he became CA, राइट? तो क्या उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस थी? नहीं। तो अग्रीमेंट जो होते हैं वो विद लीगल ऑब्लिगेशन भी होते हैं, कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो होते हैं विदाउट लीगल ऑब्लिगेशंस भी, ठीक है। तो हाँ सिमरन, कॉपी करना है बेटा, कॉपी करना है, कर लो, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, ठीक है। मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब आइए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों के ये जो डिफरेंसेस है ना, इस डिफरेंसेस के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा गया पूरे 4 मार्क्स का, पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। डिफरेंस बिटवीन, मतलब रीसेंट ईयर्स में तो नहीं, उससे पहले जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में 4 मार्क्स का डिफरेंस पूछा गया था। आपको नहीं लगता कि ये चारों पॉइंट्स आपके सफिशिएंट है? ये डिट्टो चारों पॉइंट्स आप लोग लिख कर आएंगे एंड आप पूरे मार्क्स उसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। देखो थ्योरी पेपर में ना बच्चा ज़्यादातर क्या सोचता है कि मैम 90 मार्क्स का कर कर आए हैं तो 80 आएंगे या 70 आएंगे, राइट? 100 मार्क्स का करा है तो 80 आएंगे, 80 का करेंगे तो 60 या 50 आएंगे। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा कोई, ये कोई बिजनेस स्टडीज़ नहीं है कि पहले एक्टिव वॉइस में लिख दिया मैनेजमेंट क्या होती है। याद आ गया होगा कॉमर्स के बच्चों को, कॉमर्स का जो हमारा बचपन था, हम लोगों ने भी पढ़ा है वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन कभी एक्टिव वॉइस में कभी पैसिव वॉइस में ना। लॉ की बेटा बहुत ही लिमिटेड सी दुनिया है, बहुत ही लिमिटेड से उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर रहकर आपको जवाब देना होता है, राइट? जैसे मैथ्स के अपने रूल्स हैं, उसके अपने फॉर्मूलाज हैं, उसी तरीके से लॉ के अपने रूल्स हैं, अपना कानून है जो आप लोगों को लिख कर आना है। और अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आइए फर्स्ट पॉइंट हो गया कॉन्स्टिट्यूट। ये जब मैं ऐसे आप लोगों को समझा रही होती हूँ साइड बाय साइड लिखते रहा करिए जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया क्रिएशन ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट कहता है मे और मे नॉट क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन बेटा कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सो इट विल ऑलवेज क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, वन इन अदर। अग्रीमेंट जो होता है, सब अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? नो, अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है और कभी कभी डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स भी बनते हैं, सोशल इन्विटेशंस भी बनते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो बन ही नहीं सकता तब तक, माउस रवि माउस चाहिए होगा, ये इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज टू बी, देखिए मैंने अभी इसको हाईलाइट कर दिया है, अच्छा हाईलाइट हो नहीं रहा अभी, कोई नहीं, जस्ट तब तक आप लिखिए इसको फटाफट से। सिमरन, प्रगति, कृष्णा, उत्कर्ष, नेहा, रजा खान, आकाश, रितेश, बेटा आप सबको ही बोल रही हूं मैं, एवरीवन। और जिसने यहाँ पे नाम नहीं टाइप करा है उन बच्चों के लिए भी, ठीक है, जो भी हम लोग बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आइए ज़रा
एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज टू बी फर्स्ट एन अग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो जी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता जब तक आप लोगों के पास अग्रीमेंट नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब आइए जरा देखिए नेक्स्ट क्या था, बाइंडिंग। क्या अग्रीमेंट सारे बाइंडिंग होते हैं? द आंसर इज नो, अग्रीमेंट आप लोगों के सारे बाइंडिंग नहीं होते हैं। आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे ना वो सारे बाइंडिंग होते हैं। एक बारी बना लिया तो निभाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ना सलमान खान की मूवी का डायलॉग, एक बारी कमिटमेंट कर दी तो अपना भी नहीं सुनेगा, बेटा वही हिसाब है यहाँ पर भी। एक बारी ऑफरर के ऑफर को ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, बिजनेस रिलेशंस बन रहे हैं, राइट, बिजनेस अग्रीमेंट बन रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलूं या बिजनेस अग्रीमेंट बोलूं एक ही बात है। अगर कभी कभी हम लोग आगे चलकर बोलते हैं ना बिजनेस अग्रीमेंट, तो समझ जाइएगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो वही कमिटमेंट जो हमने वहां देखा मूवी में, वही कमिटमेंट यहां पर है कि एक बारी कमिटमेंट दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब वो आप लोगों को निभाना पड़ेगा। जो नहीं निभाया तो वो कहलाएगा आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब देखो हम लोगों का ना ये डिफरेंसेस तक अगर मैं कहूँ तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है, पूरा एक यूनिट। आप लोगों को मैं एक चीज़ एक अनाउंसमेंट मुझे जो करनी है वो ये कि रवि हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। रवि को मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। हमारे पास 3 से 4 पेजेस के हमारे नोट्स जो हमने अभी तक जितना कवर्ड किया है, अभी तक हम लोगों ने अपना जितना भी देखिए जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर्ड किया है, इसकी यूनिट 1 जो है वो आप लोगों को यूनिट 1 आप लोगों को दिखेगा। अब फाइनली यू गाइज विल बी गेटिंग द नोट्स। आपको मैं ना 11 पेजेस के ये नोट्स दे रही हूँ। 11 पेजेस कैसे हो गए ये पता है कैसे हो गए? क्योंकि बेटा आप लोगों के लिए इसमें ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा जूम आउट, शुभम इज कॉलिंग यू। मेरे फ़ोन में क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? क्या आ रही है? ये क्या है मैम जी? हाँ जी कंटिन्यू। हाँ जी स्टूडेंट्स प्लीज़ देखिए ज़रा स्क्रीन पर फटाफट से। स्क्रीन पर देखिएगा आप लोगों को मैं कौन से नोट्स देने वाली हूँ। आप लोगों का सीए फाउंडेशन का अब सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ का ये पेपर जो कि मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के सामने, राइट। हम लोगों का ये जो सिलेबस होगा वो कितने मार्क्स का होगा? टोटल 60 मार्क्स का। देखिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आप लोगों का बिजनेस लॉ की जो बुक मेरी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड होगी ना, उस बुक का बेटा ये एक पार्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है जो आप लोगों के साथ आज ही रवि शेयर करेंगे 11 पेजेस का। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को पीपीटी के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख जाएगा ये पूरा का पूरा हमारा इंडेक्स, जिसमें है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चैप्टर नंबर 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट।
तो ये होगा हम लोगों के पास, ये देखिए फाइनली BL1। BL1 का मतलब क्या है, बिजनेस लॉ चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसका यूनिट नंबर 1 जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है। देखो क्या है, सारा इंट्रोडक्शन है, लॉ, मर्केंटाइल लॉ, ये इसका सोर्सेज ऑफ द लॉ, ठीक है, ये आप लोगों के लॉ में कौन कितने सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा जो मीनिंग है लॉ का, अग्रीमेंट का मीनिंग, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट आपका मीनिंग हो गया, डिफरेंसेस हो गए, एंड ये सारा का सारा द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आज शुरू करूंगी आप लोगों के साथ। आज हम लोग अपना शुरू करेंगे, अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है और मुझे लगता है इस 1 घंटे में हम लोग अपना काफ़ी कवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के बाद देखिए ज़रा नीचे आते हैं, पहले नीचे आ जाइए, उस और नीचे आएंगे तो देखेंगे आप लोग मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ना मैं आप लोगों को दे रही हूँ 10 क्वेश्चंस, MCQs हैं। अब आप कहोगे मैम MCQ तो है नहीं हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ बेटा, आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन देखो लिखने से पहले कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आई थिंक उसके लिए MCQ बेस्ट रहते हैं। तो आप लोगों को घर पर बैठकर क्या करना है, मैंने आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस दिए हैं अलॉन्ग विद दी आंसर्स। ये 10 क्वेश्चंस बेटा अपने होने वाली डिग्री की कसम बिना आंसर देखे आप लोगों को क्या करना है, ये 10 क्वेश्चंस बेटा आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, खुद से सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको 2 मिनट लगे, हो सकता है किसी बच्चे को 12 मिनट लगे, तो कोई बात नहीं, जितना मर्जी टाइम लगे, बार बार पढ़ो, एकदम से आंसर पर मत भागिएगा। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और उसका आंसर जो है टिक मार्क कर लो। और जब आप लोग अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर वो 5 क्वेश्चंस का जो आंसर है आप टैली कर लो। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको पता लग जाएगा आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। और फिर कोई क्वेरी होगी तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको ले लेंगे। फिर 5 क्वेश्चंस दोबारा से उठाइए, बिना देखे आंसर्स को उनको सॉर्ट आउट करिए, उनको सॉल्व करिए, राइट, और उसके बाद आंसर्स से आप लोग अपना टैली कर लीजिए। तो ये आप लोगों का यूनिट जो मैं रवि है इनको प्रोवाइड कर दूंगी और रवि आप सभी लोगों तक पहुंचा देंगे। एम आई क्लियर? अब आइए पेपर पर आते हैं वापस से, क्योंकि मैं अब आप लोगों के सामने एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट आज शुरू करने जा रहे हैं, और उस नए कंसेप्ट का नाम है हम लोगों का कम करना साइज, क्या वेट, आइए बेटा देखिए, मैं आज आप लोगों को अब हम ना एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अभी तक तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ना मुझको नहीं चाहिए। मुझको एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझको चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना मुझे मतलब कुछ बातों को, कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए पहले ज़रा एक छोटा सा ना एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, देखो यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल। चलिए आप सभी लोगों के साथ रवि जुड़े रहते हैं तो रवि का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। रवि जो है ना वो हमारे बहुत बड़े मनी लेंडर हैं, मतलब लोन्स देना, ठीक है, इंटरेस्ट पर, मतलब खूब अच्छा खासा, पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा है कि लोन पर ये पैसा जो है वो प्रोवाइड आगे करते रहते हैं। तो हुआ क्या कि रवि ने ना लोन दिया है, किसको, मान लेते हैं शुभम को। शुभम को लोन दिया है, कितने का लोन दिया है, लोन है मान लेते हैं आप लोगों का से 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, एट द रेट ऑफ से 1%। मतलब मान लेते हैं कि आप लोगों के शुभम जो है इसने अपनी तरफ से क्या दिया था, ऑफर। मान लेते हैं शुभम ने ऑफर दिया था कि सर मैं लोन लेना चाहता हूं, क्या आप मुझको लोन देंगे। क्या मैसेज है, तो मैम को मेरा मैसेज दिखा दो। एक मिनट बेटा, मैं आपका मैसेज देख रहे हैं। ये नहीं क्लियर हुआ कि पेपर सब्जेक्टिव है। प्रगति बेटा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने शीट पर भी लिखा था, आपको बताया था कि हम लोगों का जो लॉ का पेपर है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप लोगों को प्रॉपर लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा,
ठीक है प्रगति, इज इट फाइन? हम लोगों का बेटा पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। एम आई क्लियर विद प्रगति? चलिए प्रगति, रिप्लाई मी वेदर इट्स फाइन और नॉट। आप समझ गए ना? ठीक है, प्रगति का मैसेज आ गया है। ओके मैम, अब चलो फटाफट से ना एग्जाम्पल पर आते हैं यार। अब बहुत बढ़िया वाला काम हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों की बड़ी ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स रखी है। हाँ नेहा, आपका मैम लाइव क्लास, नेहा आपका मैसेज बेटा जरा दोबारा टाइप करके मुझे दे दो। नेहा प्लीज अपना मैसेज जल्दी से करिए। हाँ सिमरन का मैसेज था अकाउंट्स और लॉ दोनों सब्जेक्टिव है। हाँ बेटा, अकाउंट्स एंड लॉ दोनों ही सब्जेक्टिव है आप लोगों के। ठीक है नेहा, बेटा मैसेज कर देना आप दोबारा, डोंट वरी, सबके मैसेजेस के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी नहीं तो 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद नहीं तो आप लोगों को मिल जाएगा हाफ एन आवर के अंदर अंदर। मैम आपकी बुक में, हाँ बोलिए जल्दी जल्दी। जो केस है यूनिट 1 जल्दी टाइप कर दो नेहा। चलो नेहा तुम टाइप करो। हाँ बेटा, बल्फोर वर्सेस बल्फोर हम लोगों ने अभी करना है। मैंने केस स्टडीज अभी स्टार्ट नहीं करी है, अभी केस स्टडी स्टार्ट नहीं करी क्योंकि ये बेसिक क्लास है बेटा हम लोगों की। एकदम से शुरुआत करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसीलिए अभी हम लोगों ने अपना केस स्टडी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, हाँ करेंगे हम लोग शुरुआत नेहा, उसकी भी टेंशन नॉट। अब देखो हम लोगों के सामने एक केस आया है जिसमें हमारे पास ना एक मनी लेंडर है। रवि की यहाँ पर पोजीशन क्या है? मनी लेंडर की, जो कि मनी लेंड करते हैं, मतलब कि ये पैसा ना उधार पे देते हैं लोगों को। शुभम ने ना ऑफर दिया था कि रवि मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ। अब मैं मानकर चलती हूँ कि शुभम भी हमारे अडल्ट हैं और रवि तो हमारे अडल्ट हैं ही, मतलब ये दोनों का जो एज ग्रुप है वो 18 साल से उम्र से ज़्यादा ही है। तो ये दोनों जो है मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है चांद बेटा, अब जरा एग्जाम्पल पे फोकस करो। मैं डाउट्स के लिए आप लोगों के एंड में और 10 मिनट्स दूंगी। आप प्लीज अपने डाउट्स जो है वो साइड में लिखते जाइए। हो सकता है कि धीरे धीरे डाउट्स आप लोगों के लेक्चर में ही क्लियर हो जाएं। ठीक है, ज़्यादा टाइपिंग करेंगे तो उसमें आपका भी बहुत टाइम जाएगा बच्चे। अब शुभम ने ऑफर दिया, शुभम ने करी है शुरुआत, रवि ने दे दी है बेटा अपनी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हो गई है शुभम से बात। तो अब शुभम ने ऑफर किया, रवि ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बन गया ना कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये शुभम और रवि के बीच में ऑफर भी है प्लस इन दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस भी है, तो बन गया क्या? इन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस। अब ये जो प्रॉमिस है ऐसे ही नहीं मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। सिमरन देखते हैं बेटा, आपका ये मैसेज भी देखते हैं। प्रॉमिसर फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, प्रॉमिसर आप लोगों का फर्स्ट पर्सन होता है या नहीं? पहली बात एक बार ये देखिएगा रवि, प्रॉमिसर वो है जिसने प्रॉमिस दिया। समझ रहे हैं आप बात को? प्रॉमिस आप लोगों का, आपका प्रॉमिसर जो होता है, प्रॉमिस आपका कोई भी देता है, दोनों पार्टीज देती हैं, ऑफरर भी देता है और ऑफरी भी देता है। इसकी टेंशन मत लीजिएगा। प्रॉमिसर वो इंसान है आप लोगों का जो प्रॉमिस देता है। प्रॉमिस कौन देता है? जब प्रॉमिस कैसे बनता है? जब ऑफर में एक्सेप्टेंस मिल जाता है। अब सुनिए बात, अब हम ना एक एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। कोई भी डाउट है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि उस डाउट को साइड में प्लीज़ थोड़ा सा अपने मार्क करके कहीं लिख लीजिए, और फिर जब मैं आप लोगों के लिए पूरे 10 से 15 मिनट रखूंगी डाउट क्लास सेशन के लिए, 1 बजे के बाद 1 बजे से 1:10 1:15 तक हम लोग डाउट्स ही लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ फोकस करिए अब इस एग्जाम्पल पर। 2 पार्टीज हैं मेरे पास यहाँ पर, एक है हमारे रवि और एक है हमारे शुभम। रवि ने लोन दिया है किसको? शुभम को, और शुभम बदले में उसके क्या देगा? इंटरेस्ट। तो दोनों ने प्रॉमिस अपना अपना दिया है। रवि ने प्रॉमिस किया था कि मैं लोन दूंगा, ठीक है, और बदले में रवि को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। शुभम ने प्रॉमिस किया है कि मैं इंटरेस्ट के साथ पूरा लोन चुकाऊंगा, और बदले में शुभम को क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोनों के बीच में है ऑफर,
है, प्रॉमिस बन गया, ठीक है, कंसिडरेशन है, तो बेटा डेफिनेटली ये अग्रीमेंट तो बन गया। और इन दोनों के बीच में क्या इन्वॉल्व है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। भाई बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं, सबकी मेहनत का पैसा है। कोई भी इंसान अगर लोन पे दे रहा है ना, तो वो भी तो उसने कहीं ना कहीं से कमाया होगा, कहीं ना कहीं से मेहनत करी होगी। बिजनेस अग्रीमेंट प्रॉपर बन रहा है, तो अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ है, तो इसी वजह से ये आप लोगों का क्या बन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग है, हम पता है क्या कहते हैं? शीट पर देखो जरा, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वंस फॉर्म्ड, एक बारी अगर बन गया, ये एफ है, ठीक है, वंस इट इज फॉर्म्ड इट हैज टू बी परफॉर्म्ड। वंस इट इज फॉर्म्ड इट हैज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब एक बारी अगर ये बन गया तो जी निभाना पड़ेगा। अब सोचो, अगर शुभम ने पैसा तो ले लिया, ठीक है, लेकिन ना तो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया और ना ही इंटरेस्ट पे किया, मतलब मानो 1-2 महीने इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद जो है ना रवि को इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, आपको क्या लगता है रवि छोड़ देंगे? रवि कोई एक्शन ले या ना ले, रवि को एक राइट जरूर मिल जाएगा। रवि जो कि हमारी यहाँ पर सेकंड पार्टी है, राइट, रवि को हमारे एक राइट मिल जाएगा। क्या राइट मिल जाएगा? कि वो शुभम को कोर्ट तक ले जा सकते हैं कि शुभम, अगर मेरा इंटरेस्ट जो है, अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट समेत तुमने मुझे वापस नहीं किया, देन आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो इस तरीके से क्या है, एक शुभम को एक डर बैठ जाएगा, क्योंकि बच्चे इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गई है? लीगल ऑब्लिगेशन। शुभम ने कोई चैरिटी नहीं कर रहा है अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो, और रवि ने भी कोई चैरिटी नहीं करी है, दोनों ने क्या किया है? बिजनेस किया है, और बिजनेस में इन्वॉल्व होती है इंटेंशंस, लीगल इंटेंशंस। तो इसीलिए हमारे लॉ मेकर्स कहते हैं ना, अब यहां पर रवि आराम से शुभम के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकता है। लेकिन सोचो एक एग्जाम्पल और, ठीक है, इसी में ही लेते हैं छोटा सा। रवि जो है ना, इसको पैसा कमाने की इतनी धुन मची, इतनी धुन मची कि रवि ने क्या किया? रवि को अब की बारी अप्रोच किया है किसने? एक 5 साल के बच्चे ने, 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, एक कोई 5 साल का छोटा बच्चा है जिसको मैं नाम दे रही हूं यहां पर क्या? माइनर। मैं उसको यहाँ पर क्या बुला रही हूँ? माइनर। मैंने तभी अडल्ट वर्ड के बारे में पहले बात करी थी कि रवि भी अडल्ट है, शुभम भी अडल्ट है, मतलब कि ये दोनों ही हम लोगों के, ये दोनों ही पार्टीज, ये दोनों ही बच्चे हम लोगों के 18 साल से उम्र के हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो रवि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं एक बच्चे के साथ, एक 5 साल के बच्चे के साथ। सोचो एक 5 साल के बच्चे ने ना शुभम से पैसे मांगे, अब शुभम ने क्या बोला कि बेटा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, पैसे दे देना। अब उस 5 साल के बच्चे को कोई अकल है कि ये प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंस्टॉलमेंट्स क्या है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। रवि ने क्या सोचा कि कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको ना लोन दे देता हूं, मैं माइनर को लोन दे देता हूं, कल को अगर इसने मुझे पैसा नहीं लौटाया, जो कि वो नहीं लौटाएगा, वो तो बच्चा है ना, तो मैं माइनर के पेरेंट्स को सू कर दूंगा, मैं माइनर के पेरेंट्स से पैसा मांगूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो राह चलते कोई भी इंसान माइनर के हाथ में पैसा दे जाएगा और बाद में आकर पेरेंट्स से क्या करेगा? डिमांड करेगा। ऋषु का डाउट है, ऋषु बेटा डाउट लूंगी मैं तुम्हारा, डोंट वरी। अब पहले एग्जाम्पल मेरा पूरा हो जाने दो, ठीक है। तो ऐसे तो राह चलता बेटा कोई भी आएगा और आकर बच्चे के हाथ में पैसा थमा देगा और उसके लिए उसके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। तो आपको क्या लगता है, माइनर ने पैसे लिए ये उसकी गलती है या रवि ने पैसे दिए ये रवि की गलती है? किसकी गलती मानी जाएगी ये? जल्दी से टाइप कर कर बताओ फटाफट से। माइनर की गलती है कि उसने लोन लिया या रवि की गलती है कि उसने लोन दिया? जल्दी से टाइप करो, माइनर या रवि, गलती किसकी मानी जाएगी? आई एम वेटिंग। रवि, रजा खान सफदार जो है हमारे, उनका मैसेज आया है, प्रगति का मैसेज आया है, रवि भैया की गलती है, ठीक है। देव का, पायल का, प्रीति का, सभी रवि की गलती निकाल रहे हैं। देखो अभी बेटा ज़्यादा गलती मत निकालो क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपको रवि ने ही सेंड करने हैं। अगर सारी गलतियां इनकी निकाल दोगे तो ये आपको सेंड नहीं करेंगे। इनके नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सब लोग याद से। जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए वो रवि ने आपको जो नंबर दिया हुआ है, इनके नंबर पर आप क्या करिए, अपना नंबर, अपना नाम समेत
अपना नाम समेत अपना नंबर, अपना नाम और जो है वो अपना सेंड कर दीजिएगा रवि को, फिर वो आपको क्या कर देंगे, मेल कर देंगे, आपको PDF फॉर्म में आपको मेल मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप पे या फिर मेल ID के थ्रू। तो ज़्यादा गलतियां मत निकालिएगा। मगर फिर एग्जाम्पल पर आते हैं वापस से, रवि की गलती मानी जाएगी। अब अगर कल को ये पैसा डूब गया जो इस माइनर को दिया गया था, माइनर को मानो रवि ने उठाकर 10,000 रुपया दे दिया, आपको लगता है वो माइनर वापस करेगा? और अगर उस माइनर ने मानो मतलब नहीं करा, ऑब्वियसली नहीं करा, राइट, तो क्या रवि माइनर को कोर्ट में ले जाने की उसी तरीके से धमकी दे सकता है जैसे उसने शुभम को धमकी दी थी? नेहा कह रही है मैम नंबर नहीं है। कोई नहीं बेटा, रवि आपको नंबर मैसेज कर देंगे अभी थोड़ी देर में। पायल हो जाएगा बेटा, ग्रुप बन जाए जरा हम लोगों का ना। रवि विल मेक अ फॉर्म अ ग्रुप एंड ही विल ऑल्सो एड मी ओवर देयर, ठीक है। अभी रवि आपके साथ जुड़ेंगे एंड ही विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स, डोंट वरी। या अब बताइए, रवि ने शुभम को तो धमका दिया था कि बेटा मेरा पैसा नहीं दिया, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्या यही धमकी वो माइनर को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों ही देखने में तो लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेशनशिप्स है। रवि चैरिटी नहीं कर रहा था, लेकिन बेटा हर जगह सिर्फ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ भी काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है। अगर मुझे क्या चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सोचो यहां पर अब हुआ क्या, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब सोचो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा वैलिड, तो इससे ना दो बातें होंगी। या तो बेटा ये परफॉर्म किया जाएगा, पार्टीज को निभाएंगी, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया है, दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देंगी। लेकिन अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से मना कर दिया, जैसे रवि और शुभम के केस में, जो रवि और शुभम का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, उसमें किसने मना कर दिया वादा निभाने से? शुभम ने। तो शुभम ने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाया। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को इंटेंशनली जानबूझकर, इंटेंशनली, दोबारा बोल रही हूं, इंटेंशनली जब आप कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझकर नहीं निभाते हो तो हम कहते हैं उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब एकदम ध्यान से सुनिएगा गाइस, बिल्कुल एकदम ध्यान से, एक एक वर्ड जो है उसके पीछे का मीनिंग है। आगे चलकर हम लोगों का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी पूरा एक फुल फ्लेज चैप्टर है, जहां बताएंगे हम आपको कि ब्रीच कितने प्रकार की होती है, ब्रीच हो गया तो क्या सजा मिलेगी, क्या होगा, क्या पेनल्टी, क्या फाइन, वो सब चीजें होंगी। तो बेटा ये जो बेसिक ये ना नींव रखी जा रही है आप लोगों के लिए आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दी लेक्चर्स, अननेसेसरी कोई भी मैसेज मत करिएगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेरा कहां से आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा मेरा एक्ट में से। एक्ट कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना, तभी मैं, हमारे जो अब रवि है वो क्या किस चीज की डिमांड कर रहे थे कि भैया मेरा पैसा वापस करो, परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर शुभम ने अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया, अगर शुभम ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो कम से कम रवि उसको कोर्ट तो ले जा सकता है, कोर्ट में ले जाकर प्रूफ दिखाकर ये बात साबित कर सकता है कि हाँ भैया देखो मैंने इस शुभम को पैसा दिया था मगर शुभम ने वो मेरा पैसा वापस नहीं किया। फिर कोर्ट, फिर जो जज साहब हमारे जो भी डिसीजन लेंगे सबूतों और गवाहों के बेसिस पर, वो डिसीजन आपका आ जाएगा। मगर कम से कम रवि को इतना सहारा तो है ना कि वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यही जब पैसा रवि ने एक माइनर को दिया था और माइनर वो पैसा लेकर उसने वापस नहीं किया था, तो क्या रवि को कोर्ट का, जजेस का, लॉ का किसी का सपोर्ट था? नहीं था। क्योंकि लॉ कहता है रवि आपकी गलती है, आपने एक बच्चे के हाथ में पैसा दे दिया और अब आप रो रहे हो कि जी मेरा पैसा डूब गया, तो इसमें गलती बच्चे की नहीं मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, रवि की। क्योंकि अब आ रही है पहला लेक्चर की कहानी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। रवि जो हमारे देश के इस नागरिक हैं, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो इनको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। किसके साथ बनाना है? मेजर के साथ। मेजर मतलब आर्मी का मेजर नहीं, मेजर का मतलब चाहे से वो हो मेल, चाहे से हो वो फीमेल, वो आपका 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का इंसान होना चाहिए, तभी आप लोगों के बीच का बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो माइनॉरिटी का किस्सा होता है ना, ये ना कोई छोटा किस्सा नहीं है, बड़ा वाला किस्सा है।
शादी करने के लिए बॉयज की जो एक एलिजिबल एज मानी जाती है वो होता है 21 ईयर्स, गर्ल्स की मानी जाती है 18 ईयर्स एलिजिबल एज। एलिजिबल एज मतलब जो कि वैलिड है, उससे कम उम्र में अगर आप शादी करते हैं तो वो बाल विवाह माना जाता है ना। तो शादी के पर्पज से कहते हैं कि बॉयज आर एलिजिबल जब वो 21 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन जब वोट कास्ट करने की बारी आती है तो वो तभी से ही काबिल बन जाता है जब वो 18 वर्ष के हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो माइनॉरिटी का कंसेप्ट है ना बेटा, ये इतना छोटा नहीं है अभी जो मैंने एग्जाम्पल में करवाया, अभी ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। शुभम के मैसेजेस बेटा आए हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने देख लिए हैं और रवि ने भी पढ़ लिए हैं। जो प्रॉब्लम थी ही इज ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट एंड आई होप उसने कर भी दी है सॉर्ट आउट, है ना रवि? अभी नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट शुभम मुझे बस इतना रिप्लाई, शुभम इंस्टाग्राम पे बस इतना मैसेज कर दे बेटा, एटलीस्ट यू आर एबल टू सी मी और लिसन टू मी। एटलीस्ट आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, लेक्चर समझ पा रहे हो। अपने डाउट्स जो है वो आप इंस्टाग्राम पे कर देना मैसेज, आपको रवि रिप्लाई कर रहे हैं। रवि मेरा इंस्टाग्राम ऑपरेट कर रहे हैं, लीजिए ठीक है। रवि के पास है अभी मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, तो आपको जो भी मैसेज करना है आप रवि को करिए, ठीक है। अब ही विल कन्वे योर मैसेजेस टू मी एंड आई रियली होप। मैम क्लास नहीं चल रही है शहरीन, बच्चे यहाँ से सब कुछ ठीक है शहरीन, यहाँ से सब कुछ ठीक है बेटा, हो सकता है आपके वहाँ पे नेटवर्क का इशू, प्लीज़ चेकआउट। अब देखो वापस से आओ कंसेप्ट पर। मैंने क्या कहा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मुझे कुछ अच्छा और एकदम वैलिड सी चीज़ चाहिए। मुझे चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जिसको हम कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर सारे के सारे गुण होने चाहिए। अब मैम ये कौन से गुण होंगे? ये गुण, ये क्वालिटीज़ चल रही है मैम। आकाश परफेक्ट, आकाश का मैसेज आया परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, थैंक यू आकाश। ये थोड़े ऐसे मैसेजेस कर दिया करो कि मैम नेटवर्क का इशू नहीं है, तो हम लोगों को अभी यहाँ पे सही रहता है, यू नो, वी विल बी एबल टू डिलीवर इन अ बेटर वे। तो अब देखो क्या हुआ, लॉ क्या कहता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं चलेगा बेटा, चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे हासिल करें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने हमारी मदद करी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शीट पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ICA जो है ना, ये बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे वैलिड करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा। ICA कहता है कि मैं कुछ सेक्शंस के नंबर्स बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 10, लाइक सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 56, 23 या 24 से लेके 30। अब आप कहोगे मैम इतने सारे सेक्शंस, बेटा इन डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम इनको, ठीक है, और मैं आज सेक्शन से रिलेटेड भी कुछ बातें आपको करवाऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा, ये टॉपिक के बाद ही होगा हम लोगों का। हम लोगों को ये जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं, सेक्शंस का मतलब था नंबरिंग, सेक्शंस का मतलब क्या था, नंबरिंग, AC चलेगा, सेक्शंस का मतलब है नंबरिंग। तो ये जो नंबरिंग है ना, इन नंबर्स में आप लोगों का बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का किस तरीके से वैलिड होता है। अब आ रहा है बेटा, आई होप, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं, देखो वापस से PPT के ऊपर देखिए फटाफट से। मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ 10 वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिनकी जरूरत होगी अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट का, लॉ का, सबका सपोर्ट मिले। अब देखो रवि को सपोर्ट नहीं मिला ना, क्योंकि उसने पैसा किसको दिया था, एक माइनर को, तो गलती उसमें रवि की थी। अब उसका वो 10,000 रुपया डूब गया, उसके लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं, रवि रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। तो लॉ मेकर्स क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हासिल कैसे होगा, आइए जरा देखते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट कर रही हूं उसका नाम है, अभी सिर्फ पॉइंट्स की आप लोगों को लिस्ट दिखा रही हूं, इन डिटेल हम लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 2 पार्टीज। सेकेंड पॉइंट आता है हम लोगों के पास वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है, PPT। सबसे पहला पॉइंट 2 पार्टीज, दूसरा पॉइंट वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तीसरा पॉइंट एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, चौथा पॉइंट, ये लिस्ट हम अभी आपके सामने दोबारा दिखाएंगे, फ्री कंसेंट, पांचवा कॉम्पिटेंट पार्टीज, 6th पॉइंट लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। प्रगति बेटा PPT नहीं दिख रहा है, क्या हुआ मैम, विजिबल नहीं है PPT, रुको विल चेक, डू आई नीड टू जूम इट आउट। अब हो रहा होगा बेटा, अब हो रहा होगा, देखिए
सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरे पास, टू पार्टीज। मैम विजिबल नहीं है, अच्छा अब हो गया होगा प्रगति, अब देखो बेटा अब हो रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट है टू पार्टीज, दूसरा है वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तीसरा है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, चौथा है फ्री कंसेंट, पांचवा है आप लोगों का विजिबल है। चलिए ठीक है, ठीक है। पांचवा है हम लोगों का क्या, कॉम्पिटेंट पार्टीज। फिर है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। सातवां पॉइंट है, मैं सिर्फ रीड कर रही हूं, सुनिएगा ध्यान से, ये लिस्ट ना अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, सिर्फ बता रही हूं कि आने वाले टाइम पीरियड में अब हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है सर्टेनिटी इन टर्म्स, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट लीगल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज। अब आते हैं, देखिए जरा एक बार पीपीटी पे ही देखिए, मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ सामने, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हम लोगों को बता दिए हैं कुछ एसेंशियल्स। अब देखो एसेंशियल को मैं हिंदी में क्या कहती हूँ, एसेंशियल वर्ड का बेटा मतलब होता है जरूरी चीजें, जरूरी चीजें। जैसे एक चाय जो है आपकी चाय पत्ती के बिना अधूरी होती है, राइट। ये हम लोगों का जो लेक्चर है इंटरनेट के बिना अधूरा होगा, बिल्कुल ही अधूरा होगा। यानी कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बिना तो हम अपना लेक्चर डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे, आप तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे जो है लेक्चर्स को देख नहीं पाएंगे। जितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस समय इंटरनेट, उतना ही ज़रूरी है ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आप लोगों को मैंने अभी लिस्ट दिखाई। ठीक है मैम, अच्छा शुभम का मैसेज आया है, मैम कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड बट नॉट इन द केस ऑफ द, शुभम यूनिट नंबर 4, टेंशन मत ले, मैंने अभी पूरी इन डिटेल इतनी कथा तुम लोगों के सामने गाई कि माइनर का कंसेप्ट ना छोटे में मत, हल्के में मत लीजिएगा, माइनर का कंसेप्ट बड़ा होता है। एक 18 साल का लड़का जो वोटिंग कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, मगर वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है, वो लीकर परचेज नहीं कर सकता। तो 18 साल के, 21 साल के, ये जो आपका माइनॉरिटी का कंसेप्ट है बेटा, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी तसल्ली से सब बच्चों के साथ जब हम अपना माइनर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ किसी भी तरीके से टेंशन मत लीजिएगा। तो ये टॉपिक, ये जो आप लोगों का पर्टिकुलर टॉपिक है, ये यहाँ पर कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब आइए, ये लीजिए, आइए देखो, मैं अब आप लोगों के सामने ना ये जो रेड आप लोगों का फॉन्ट में आपको दिख रहा है, मैं रीड कर रही हूँ, इसको आप लोग मेरे साथ रीड करना, ठीक है। मैं क्या रीड कर रही हूँ देखो जरा, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप कहोगे मैम आप तो बड़े सारे सेक्शन लिखवाए थे, यहाँ पर तो सिर्फ सेक्शन 10 लिखा है। बेटा सेक्शन 10 बताता है कि एक अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचा जाता है। सेक्शन 10 बताता है कि एक अग्रीमेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचा जाता है, लेकिन सेक्शन 10 जो है ना वो पर्याप्त नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। हम लोगों को और भी कई सारे सेक्शंस को रेफर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अगर हम जानना चाहते हैं एक्चुअली कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हाँ, रजा खान ने बिल्कुल सही मैसेज किया है, ऑर्फन शुड नहीं होता बेटा, कैन होगा, कैन कॉन्ट्रैक्ट एट द एज ऑफ मिनिमम 21। बिल्कुल सही है रजा। अब ये पॉइंट बेटा बाद में उठाएंगे क्योंकि ये हम लोगों का ना माइनर वाला कॉम्पिटेंट पार्टीज का चैप्टर है, तो इसको हम लोगों को अभी उठाने का कोई फायदा नहीं है। आइए जरा, अब मैं आप लोगों के साथ सेक्शन 10 रीड आउट कर रही हूँ, प्लीज आप लोग भी रीड करिएगा इसको साथ में। ऑल अग्रीमेंट्स जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये नीचे का पार्ट आप लोगों का, मैं इसको इटैलिक्स कर देती हूँ आप लोगों के लिए, हाईलाइटेड भी है, इटैलिक्स भी है। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। मैंने बोल्ड में ना जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये डेफिनेशन है सेक्शन 10 की, और इसमें जो भी मैंने बोल्ड में आप लोगों का लिखा हुआ है ना कहीं एसेंशियल्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। वो ज़रूरी चीज़ें जो नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट बेटा वैलिड नहीं होगा। आप कोर्ट का, लॉ का, जजेस का, किसी का सहारा नहीं ले पाएंगे। जैसे रवि नहीं ले पाया था ना, उसने माइनर को पैसा दे दिया, तो वो जो कोर्ट के पास तो जाकर माइनर की शिकायत नहीं कर सकता है ना। तो परफॉर्मेंस मिलती है या फिर मिलता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हो, ये सारी चीज़ें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ही मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती हैं। अब देखिए क्या, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by free consent of the parties competent to contract
फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब आप कहोगे मैम डेफिनेशन कैसे याद होगी? बेटा ब्रिटिशर्स का रूल भूल जाते हो? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया था? क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? डिवाइड एंड रूल। तो वही काम आप लोगों को उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। विभाजन कीजिए मुश्किलों का और उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख लीजिए। डेफिनेशन का भी विभाजन हम लोगों ने कर दिया है, डेफिनेशन का भी डिवीजन हम लोगों ने कर दिया है। कैसे डिवीजन कर दिया है? हमने इसको लिख दिया है पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर ना कई सारे आपके ये देखो, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, ये सब चीजें, बाकी की कई आपके पॉइंट्स हैं जो कि दूसरे सेक्शन से हम लोग रेफर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों के पास पूरे 20 मिनट है गाइस, फोकस करिएगा अच्छे तरीके से। अपने 20 मिनट के बाद में आपको 10 मिनट्स का जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा डाउट सेशन होगा, ठीक है? वो हमारा, अच्छा डाउट सेशन मैं बोल रही हूँ 10 मिनट्स का है, लेकिन उससे ज़्यादा का भी रख सकते हैं। आपके डाउट्स अब जब तक यहाँ पर क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं नहीं उठने वाली हूँ, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन 20 मिनट अब फुल फ्लेज लेक्चर पर फोकस करिएगा। बहुत सीधी और बहुत सिंपल चीज़ें। देखो जरा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, बोलो तो क्या है पॉइंट नंबर 1? टू पार्टीज। टू पार्टीज का मतलब क्या है? स्क्रीन पर देखिए। टू पार्टीज का मतलब है कि मैम कॉन्ट्रैक्ट ना एक इंसान नहीं बना सकता। सोचो, एक बात सोचो, मैं आज अपना लेक्चर डिलीवर करूं, ठीक है, और फिर रवि से बोलूं कि मेरा लेक्चर मुझे दो, मुझे इसको परचेज करना है और मैं बैठकर देखूंगी। पागलपंती नहीं लगेगी ये? थोड़ी सी पागलपंती लगेगी ना थोड़ी सी, कि मैम आप अपना ही लेक्चर खुद क्यों देखोगे और उसी को आप परचेज भी करोगे? मैम ऐसा तो मतलब ये तो बहुत ही अजीब वाली बात हो गई ना। आप लोग अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए कम से कम, मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम नहीं, कम से कम। देखो ये दोनों आदमी कंप्यूटर से बाहर निकल रहे हैं आप लोगों के, वो क्या बता रहे हैं आपको कि कम से कम कितनी पार्टीज हम लोगों को चाहिए? 2 से कम इंसान या फिर आर्टिफिशियल। यहाँ पे पर्सन्स का मतलब क्या है? देखो पॉइंट नंबर 1, प्लीज इसको लिखिएगा सब बच्चे साथ में। मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही तब होगा जब उसमें कम से कम 2 पार्टीज होंगी। हाँ, 2 से 200 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, मगर कम से कम कितनी होंगी? 2। अब क्या वो सिर्फ नेचुरल पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? नेचुरल पर्सन जैसे मैं, आप, रवि, शुभम, प्रज्ञा, जो भी नेचुरल पर्सन ही नहीं बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन भी। अब ये आर्टिफिशियल कौन होते हैं? रोबोट नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कंपनीज। अगर आप सब बच्चों ने 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा कॉमर्स का बचपन था, राइट, बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपने कंपनी वर्ड के बारे में सुना होगा। कंपनी ना एक ऐसी बॉडी होती है जो कि होती है एक आर्टिफिशियल बॉडी, राइट। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, मतलब एक कंपनी अगर चाहे दूसरी कंपनी के साथ जो है डीलिंग्स कर सकती है ना, तो कंपनीज क्या होती हैं? दे आर दी आर्टिफिशियल पर्सन। उन कंपनीज को हमारे चलाते कौन है? हमारे कंपनी के मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी आपकी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है इतनी बात? एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। आओ जरा शीट पर देखो, मैं लिखती हूँ इसी बात को, छोटा छोटा सा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो जो पीपीटी पे अभी लिखा है ना वो लिख लेना। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक नेचुरल पर्सन दूसरे नेचुरल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए बच्चे 2 इंसान तो चाहिए ही चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन। जैसे कि यहाँ पे रवि और शुभम, एक नेचुरल पर्सन जो है वो एक आर्टिफिशियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसे शुभम जो है वो मान लो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ, कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। शुभम एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छी बात है बेटा, मगर जो बाकी बच्चे हैं ना अभी उन्होंने नहीं किया, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा। कहने का मतलब क्या है, आप जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आपको कम से कम चाहिए मिनिमम 2 पार्टीज। वो 2 पार्टीज में 2 नेचुरल 2 आर्टिफिशियल, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, कुछ भी हो सकता है, मगर 2 से कम नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1 ओवर। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ दी मेंबर्स। अब देखो जरा वापस से मैं मेन शीट पर आती हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 2 क्या है मेरा? पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है मेरा पॉइंट नंबर 2? वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। मैम कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
सेकंड पॉइंट नंबर 2, वैलिड ऑफर भी चाहिए और वैलिड एक्सेप्टेंस भी चाहिए फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शीट पर देखिए, मतलब अगर मुझे चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मिनिमम 2 पार्टीज के अलावा मुझे जो ऑफर दिया जाएगा ना, जो ऑफर दिया गया या आप दे रहे हैं या कहीं से आया है, वो ऑफर भी वैलिड होना चाहिए। जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो एक्सेप्टेंस भी आप लोगों की वैलिड होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने बोला कि रवि बेटा मैं तुम्हारे काम से इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना, मैं बस क्या बोलूँ, मन कर रहा है सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम कर दूँ, अपनी सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस गोल्ड सब कुछ तुम्हारे नाम। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई में मैं ऐसा करने वाली हूँ? आपको लगता है रवि, क्या लगता है ऐसा करने वाली हूँ मैं? नहीं करने वाली ना? रवि कह रहे नहीं मैम कभी नहीं करोगे आप, है ना। या मानो मैंने आप लोगों को ऑफर दिया बच्चों को कि बेटा एकदम BCR और लॉ का मिला के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मतलब मार्क्स ले आओ, बच्चे जान भी हाजिर है। तो क्या मतलब अगर मानो शुभम के या प्रगति के किसी के 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो क्या तलवारें निकल जाएंगी कि मैम आपने दिया था ऑफर, वो भी ऑनलाइन एकदम खुले में, कि मैम जान भी हाजिर है तो अब आप मैम जान दो, अब तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना यार। हर कही हुई बात ऑफर थोड़ी ना होती है, हर कही हुई बात ऑफर नहीं होती है। समटाइम्स आप कुछ स्टेटमेंट्स किसी को अप्रिशिएट करने के लिए करते हो, समटाइम्स आप कोई बात कहते हो किसी को मोटिवेट करने के लिए, कभी कभी कोई बात आप जोकिंगली कह जाते हो, अरे यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है, मेरी गाड़ी ले जाइयो, देख लेंगे जैसे होगा। देने के टाइम पे तुमने मना कर दिया और उसने केस फाइल कर दिया कि तुमने तो ऑफर दिया था। हर कही हुई बात ऑफर नहीं होती है। तो मैम फिर कौन सी कही हुई बात ऑफर होगी, वो जानने के लिए ना बेटा आप लोगों को यूनिट नंबर 4 है हम लोगों का वैलिड ऑफर का, वो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए, हर कही हुई बात आप लोगों की ऑफर नहीं होती है। आज अगर मैंने कह भी दिया खुश होकर कि रवि तुम्हारे काम से मैं इतनी खुश हूं, सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ बेटा तुम्हारे नाम, तो हो जाएगा क्या इनके नाम? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी इंटेंशंस नहीं है, मैं इनको कोई कानूनी तौर पर इनको मैं कोई ऑफर नहीं दे रही हूं और इनके बदले से मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। अब इन्होंने एक्सेप्टेंस दे भी दी ना तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो वैलिड ऑफर के लिए पॉइंट नंबर 1 फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। कितनी पार्टीज होंगी हमारे पास? 2। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या सिखाया? मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वैलिड ऑफर भी लाओ और साथ साथ क्या लाओ? वैलिड एक्सेप्टेंस। ये दोनों चीजें होंगी तब जाकर मैं बोलूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हासिल हो पाएगा। हर कही हुई बात आप लोगों की वैलिड नहीं होगी। एम आई क्लियर? रिप्लाई यस और नो। एम आई क्लियर विद एवरीवन? मैं तभी तीसरे पॉइंट पर जंप करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाने वाली। जल्दी से शुभम, प्रगति, रजा, सिमरन, पायल, देव, उत्कर्ष, रिशु, प्रगति का मैसेज आया, यस मैम। जल्दी से 10 सेकेंड्स दे रही हूं, 10 भी नहीं 5 सेकेंड्स, जल्दी रिप्लाई। इज इट क्लियर विद एवरीवन? 2 पॉइंट्स। चलिए 2 पॉइंट्स तो मैडम क्लियर हो गए। अब जरा ना वापस से लिस्ट पर जाते हैं। चलिए थैंक यू बेटा, क्लियर हो गया। लिस्ट पर जाओ वापस से। कहते हैं आगे अगर बढ़ना है ना उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आपकी रेस लग रही होती है राइट, तो उसमें ना हमेशा जो रनर होता है ना वो पहले पीछे जाता है, पीछे खुद को पुश करता है एंड देन आगे की तरफ भागता है। क्यों? आप फोर्सफुली जाते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो मगर पीछे का मत छोड़ो। समझ रहे हो? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? अच्छा, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रगति दिख जाए तो हम लिख ले। अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको अभी बेटा, आओ जरा वापस से। रवि ये दिखा दीजिएगा इनको, ये आप लोगों को बेटा शीट पर दिख रहा होगा वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। मैंने कहा है वैलिड ऑफर कब आएगा? जब सारी वैलिड ऑफर की एसेंशियल्स जो हैं वो कवर करेंगे। और वो कहाँ कवर करेंगे मैम? चैप्टर आएगा आगे, वहां कवर करेंगे। आपको बस अभी इतना लिखना है कि हर कही हुई बात ऑफर नहीं होती है, आपको ऑफर के भी कुछ जरूरी चीजें हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप लोगों के पास एक फाइनली एक अच्छा वाला वैलिड ऑफर आएगा जिसकी मदद से वैलिड एक्सेप्टेंस आएगी और फिर उसकी मदद से आप पा सकेंगे क्या? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब आइए, प्रगति दिखा? आई होप दिख गया होगा। मैम ये तो नाम पता नहीं तुम्हारे बच्चे कैसे बच्चे, तुम ये कैसे नाम रखते हो? डेड मैन अलाइव, अलाइव ही हो तुम? बदमाश बच्चे, अपना नाम सही लिखो जो माँ बाप ने रखा है। इतना अच्छा नाम रखा होगा माँ बाप ने। चलो योर पर्सनल चॉइस, जो मन करे बेटा वो करो।
सुनो, ये जिसका भी मैसेज है हमें 0113 है ये जो हमारे अलाइव, ठीक है, इनका मैसेज आया है कि मैम एक्सप्लेन अगेन। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या था, 2 पार्टीज, कम से कम चाहिए मुझे क्या, आप लोगों की 2 पार्टीज चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है मेरा क्या, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 पार्टीज चाहिए। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, वो ये कहता है मुझे चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शीट पर देखो, मुझे चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिर्फ 2 पार्टीज से ही हासिल नहीं होगा। अब मैं और रवि भी तो 2 पार्टीज हैं, मैं और रवि भी तो 2 पार्टीज हैं। अब अगर मैं रवि को कह रही हूं कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम, मैं खुश हूं तुम्हारे काम से, तो लो सब कुछ, वो कह रहा है ओके मैम, रवि तो रेडी हो गया, रवि क्यों मना करेगा, है ना, है कि नहीं। लेकिन क्या मैं वाकई में देना चाहती हूं, नहीं ना। तो हर कही हुई बात, मैं ये सारी बातें बोलकर क्या करना चाहती थी, मैं रवि को अप्रिशिएट करना चाहती थी, उसको मोटिवेट करना चाहती थी कि वो जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया कर रहे हैं, तभी हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन बेटा प्रॉपर्टी थोड़ी ना नाम करने का इरादा है मेरा, है ना। तो हर कही हुई बात ऑफर नहीं होती है। एवरी स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर। अब अगर उन्होंने हाँ कर भी दी, क्या एवरी स्टेटमेंट विल बिकम एन एक्सेप्टेंस, नहीं ना। तो क्या है वैलिड ऑफर, क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस, उसके लिए जानेंगे हम आगे चलकर। अभी बस इतना जानिए कि कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो जाकर वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आएगा, तब जाकर हासिल कर पाएंगे हम अपना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आर्यन, डेड मैन अलाइव का नाम है आर्यन, सुनिए सब गौर से, डेड मैन अलाइव का नाम है आर्यन, बहुत अच्छा नाम है बेटा, इसी को यूज किया कर। अब देखो तीसरा पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्यन। अब देखो तीसरे पॉइंट पे, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है भाई, इसके ऊपर तो मैं 2 क्लासेस लगा चुकी हूं हमारी। थर्ड पॉइंट क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऋषु कहता है स्टेटमेंट प्लस प्रूफ। हाँ ये भी कह सकते हो तुम, इतनी बात ऋषु बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर मैंने बिल्कुल लिख के दे दिया कि रवि मेरी सारा बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम है, तो एक बारी को हो सकता है कि जो रवि है वो सारा का सारा पैसा मेरा विड्रॉ करवा पाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, अभी तो नहीं, फिलहाल आने वाले 20-25 साल तक तो मैं कुछ नहीं ऐसा करने वाली हूँ, ठीक है। अब आइए थर्ड पॉइंट पर जंप करते बेटा, अब नो मोर जोक्स, फटाफट। तीसरा पॉइंट जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, जब होगी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। अब ये क्या था, पढ़ा तो था यार, इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज टू फॉर्म अ लीगल रिलेशन। और मान कर चलते हैं, एज्यूम कर चलते हैं क्या, कि हम लोगों का एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ प्रेजेंट होती है कहां पर, इन एवरी बिजनेस, मर्केंटाइल या फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आई होप आप सब लोगों ने इसको लिख लिया होगा, बहुत 2 लाइनें ही तो है ना, कितना टाइम लगेगा। लिस्ट पर आइए, लिस्ट पर आइए फटाफट। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा पॉइंट आया है हम लोगों के पास। ये चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कहता है फ्री कंसेंट। देखिए फ्री कंसेंट क्या है, पहले ना जरा शीट पर भी देखते हैं, साइड बाय साइड शीट भी देखेंगे और पीपीटी भी देखते हैं। मैं आप लोगों के सामने ना एक वर्ड लिखने जा रही हूं, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से करना, ठीक है। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी, कोई काम करना और वही काम अपनी मर्जी से करना, फिर मेरा कहलाता है फ्री कंसेंट। सोचो आज मैं बंदूक की नोक पर रवि से बोलूं कि रवि फटाफट से अपनी ज्वेलरी, जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट हो गया, कैश हो गया, मोबाइल फोन, एकदम सब चीज़ें, मैं आज बंदूक की नोक पर सब चीज़ें ले सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, अगर मेरे पास होगी तो, है नहीं मेरे पास। मगर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एकदम बंदूक एकदम पॉइंट कर रवि को बोलूं कि रवि बताओ अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे या फिर नहीं करोगे, तो आपको क्या लगता है, रवि जिसके सर पर गन मतलब लिटरली मैंने पॉइंट करी हुई है, आपको क्या लगता है रवि हाँ करेंगे या ना करेंगे? रवि की तरफ से हाँ आएगी या ना आएगी? पढ़ा रहे, हाँ जी कंसेंसस वही कराएंगे बेटा। रवि हाँ कर देगा या ना करेगा? रवि के सर पर हमने रखी है बंदूक और पूछा है इससे, अब मैं इससे पूछ रही हूँ, ये हमारी शराफत है कि हम इससे इनको ऑफर दे रहे हैं। अभी भी क्या ऑफर दे रहे हैं, रवि अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करोगे ना? तो आपको क्या लगता है रवि क्या बोलेंगे, हाँ करेंगे या ना? बेटा ऑब्वियसली हाँ ही कर देंगे, लेकिन क्या ये अपने मन से हाँ करेंगे? नहीं,
ये अपने मन से हाँ नहीं करेंगे। हाँ तो करेंगे मगर मन से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने इनके ऊपर ना एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है। क्या प्रेशर? कि बेटा अगर प्रॉपर्टी नाम नहीं करी ना तो पक्की बात है एकदम बंदूक चल जाएगी। तो यार एक बात बताओ, ये तो मतलब जाती हो गई ना, लिटरली ये तो गलत हो गया ना रवि के साथ, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गलत हो गया। तो लॉ कहता है कि रवि ने हाँ तो करी है, रवि ने कंसेंट तो दी है। कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंट का मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसके लिए हम लोगों का एक लीगल वर्ड है। वो लीगल वर्ड क्या है? कंसेंसस एड इदम। एक लीगल वर्ड हम लोगों ने जो पढ़ा था, हाँ बोल, कृष्ण कुमार कह रहा है हाँ बोल, हाँ बोल देंगे। हाँ बेटा हाँ ही बोलेंगे ना रवि, कोई और ऑप्शन थोड़ी ना अब इनके पास। अब मुझे एक बात बताइए, रवि और मेरा मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या है? कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए दो पार्टीज चाहिए। एक तो हो गया रवि और एक हो गई मैं। अब मैंने क्योंकि रवि को दिया था ऑफर और रवि की तरफ से मुझे मिल भी जाएगी क्या? एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस? कि हाँ मैम मेरा ना एक, मानो इसका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है बहुत बड़ा वाला, मैंने कहा मेरे नाम कर दे। वो बंदूक की नोक पर मैं पूछ रही हूँ मेरे नाम कर दे। मैंने दिया ऑफर, रवि दे देंगे एक्सेप्टेंस। बदले में मैंने इनको क्या किया? 11,000 का शगन दे दिया। प्रॉपर्टी की कीमत थी 11 करोड़ की और मैं इनको कितना पैसा दे रही हूँ? 11,000। तो मुझे एक बात बताओ, कंसिडरेशन भी तो है। मुझे मिल जाएगा रवि की तरफ से, क्या मिलेगा मुझे? लैंड। और मेरी तरफ से रवि को क्या मिलने वाले हैं? 11,000 रुपीज। और मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पर लैंड मिल जाएगा। यानी कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस भी बन गया, कंसिडरेशन भी है, अग्रीमेंट भी है। मगर मुझे अग्री कर गए। अग्री करने का मतलब ही क्या होता है? सहमति देना। सहमति दे तो दी इन्होंने, मगर ये जो सहमति इन्होंने दी है, इस सहमति को हम लोग कंसेंट भी बुलाते हैं। इनका दिमाग भी अब एक ही दिशा में जा रहा है कि नीति मैम प्रॉपर्टी लेंगी, मेरा दिमाग भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है, राइट। तो हम दोनों के बीच में यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स तो है, हम दोनों का माइंड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ और ये प्रॉपर्टी देंगे, दोनों का माइंड एक ही सेट पर है, एक ही ट्रैक पर है। तो हम दोनों के बीच में मौजूद है यहाँ पर क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स। लेकिन बेटा आपको नहीं लगता कि ये काम तो हम रवि से बंदूक की नोक पर करवा रहे हैं? यानी कि हम इनसे ये काम जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये पूरी आज़ादी से, फ्रीडम से ये काम नहीं कर रहे हैं। इनको अपनी जान खोने का डर है, इसलिए ये अपनी वो 11 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 11,000 में दे रहे हैं। यार मतलब सोचो ना, 11 करोड़ से 11,000, इट इज नथिंग। फिर भी ये मुझे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मैंने एक फोर्स डाली है, मैंने इनको डराया है, धमकाया है। डराना, धमकाना, इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, देखो जरा पीपीटी पर। मैम अगर रवि से हम ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा भी लिए और उसको रीजनेबल प्राइस दे भी दिया तो भी, यस तो भी, मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर मर्जी, अपने मन की मर्जी होनी चाहिए। हो सकता है यार वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना ही ना चाहते हो। आज की डेट में मान लो, चलो ऋषु ने एक सवाल, ऋषु क्या पूछना चाहते हैं? ऋषु कहते हैं मैम अगर आपने पूरे 11 करोड़ ही दे दिए, मैम आपने लैंड लिया और रवि को आपने पूरे 11 करोड़ दे दिए, तो क्या तब भी हम कहेंगे कि जो रवि है वो प्रेशर में है, वो किसी तरीके के टेंशन में है? तो लॉ कहता है यस, प्रॉपर्टी इनकी है। हो सकता है इनका मन ना हो बेचने का, हो सकता है इनकी कुछ यादें जुड़ी हो उनके साथ कि मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, मैं तो इसको नहीं बेचूंगा, मेरे पुरखों ने मुझे दी है, मैं इसे आगे अपनी जनरेशन तक लेकर जाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा। होता है ना कि आप लोग कभी कभी ऐसी चीजों से अटैच्ड हो जाते हो। तो मैं इसको 11 क्या, मैं इसको 22 करोड़ भी दे दूं, तब भी अगर वो नहीं बेचना चाहते तो नहीं बेचना चाहते। उनकी मर्जी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए, क्या चाहिए होता है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब देखो यहाँ पे, अब आपको पीपीटी में दिख रहा है, ये दोनों जो आपके अंकल खड़े हैं स्माइल कर कर एक दूसरे के साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से, तमीज से एक दूसरे से मिलकर बात करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। कहने का क्या मतलब? अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, राइट, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। तो कंसेंट, फ्री कंसेंट हमें चाहिए। पॉइंट नंबर 4, फ्री कंसेंट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री वर्ड ना फ्रीडम से बना है। फ्रीडम का मतलब आज़ादी। जब आपको अपना डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी होती है ना, उसको हम कहते हैं क्या? फ्री कंसेंट। सिमरन कह रही है मैम अगर 11,000 भी नहीं दोगे आप
कुछ नहीं बेटा, अब तो देखो बंदूक की नोक पर ले रहे हैं प्रॉपर्टी, मैं 11 रुपए भी ना दूं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी रवि के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, उसकी जान इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर बात यह है कि चाहे से जैसे ऋषु ने बोला, सिमरन ने बोला कि मैम आपने 11,000 दिए या 11 से कम दिए या आपने पूरे 11 करोड़ दे दिए, बात यहाँ पे पैसों की नहीं, बात है यहाँ पे कंसेंट की। जिसकी प्रॉपर्टी है अगर वो बेचना ही नहीं चाहता उसकी अपनी प्रॉपर्टी को, तो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तो हमें जबरदस्ती नहीं, फ्रीडम चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए। फ्रीडम से फ्री बना है, राइट? फ्री से फ्रीडम, फ्रीडम से फ्री, आजादी। इंसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कंसेंट अगर दे तो अपनी मर्जी से दे, तभी मैं उसको क्या बुलाती हूं, फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में क्या हो जाएगा, लॉ ने ना फ्री कंसेंट की ना डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा कर दिया है। लॉ कहता है फ्री कंसेंट ना वो है जिसमें ये 4 फोर्सेस नहीं है, वो है फ्री कंसेंट कहां से आएगी, इट कैन बी ऑब्टेन्ड। फ्री कंसेंट आ सकती है जब मैं इन 4 चीजों को इग्नोर कर दूं, इनको अवॉइड कर दूं। वो 4 चीजें क्या है मैं डिटेल नहीं कराऊंगी क्योंकि इस पर भी चैप्टर है। ये जो एसेंशियल्स मैं आपको करवा रही हूं ना बच्चे, ये एसेंशियल्स एक्चुअल में आपके आने वाले यूनिट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। फ्री कंसेंट पूरे 3 क्लासेस का चैप्टर है। कॉम्पिटेंट पार्टीज पढ़ेंगे अभी हम लोग, वो उसमें भी 2 क्लासेस लगेंगी हम लोगों की। तो ये सारे आपके आने वाले यूनिट्स हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी नॉलेज चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए याद करो फटाफट से, मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या करवाया था। पॉइंट नंबर 1 मैम 2 पार्टीज चाहिए। दूसरा वैलिड, आपका बोलिएगा साथ में, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तीसरा मुझे क्या चाहिए होगा साथ में, जल्दी बताइए, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ये तो मैम आपने हमें पहले भी बताया था। चौथा पॉइंट मुझे क्या चाहिए, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट वो है जो इन 4 फोर्सेस के इस्तेमाल से ना आई हो। मतलब अगर कंसेंट में है ये 4 दबाव, ये 4 प्रेशर, बेटा अग्रीमेंट मैंने आपको बताया ना, यहां पर अग्रीमेंट तो आप भूल ही जाओ ना, अग्री तो कर गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी तो हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट ना बनने का एक कारण तो यह भी हो जाएगा कि कंसिडरेशन नहीं है, मगर उससे बड़ा कारण सिमरन ने जो क्वेश्चन पूछा है, सिमरन का क्वेश्चन मैं दोहरा देती हूँ यहाँ पर। सिमरन पूछ रही है मैम पर कंसिडरेशन नहीं होगा ना तो अग्रीमेंट कैसे हुआ। हाँ बेटा, कंसिडरेशन अगर मानो, जैसे मैंने 11,000 भी नहीं दिए रवि को, मानती हूँ कंसिडरेशन नहीं होगा। एक बात बताओ, मैंने कहा था ना एक्सेप्शंस होती हैं, जर्नल रूल एंड एक्सेप्शंस। क्या पता रवि अपनी मर्जी से मुझे गिफ्ट देना चाहता हो, है ना रवि? रवि ठीक है, रवि ने हाँ कर दिया है, वो अपनी मर्जी से मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं 11 करोड़ का अपना एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्या वो गिफ्ट नहीं दे सकते? बदले में उनको नहीं मिल रहा कंसिडरेशन, तो वो एक्सेप्शंस है। सेक्शन 25 आई हैव टोल्ड यू, मैंने स्टार्टिंग में देखो जर्नल रूल एंड एक्सेप्शन पढ़ाया था, राइट? तो पैसा आया या नहीं आया वो तो है ही है इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रवि से पूछा ही नहीं गया। अब जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे आप उनके साथ, आप अगर करेंगे तो वो कहेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फ्री कंसेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए। अब इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अवॉइडिंग फॉलोइंग फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब क्या था, प्रेशर, दबाव। ये चारों ना प्रेशर हैं। कोअर्जन का मतलब होता है डराना, धमकाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है माइंड कंट्रोल करना। मैंने रवि को हिप्नोटाइज किया और पेपर्स पर साइन करवा लिए, तो वहां पर भी इसका कंसेंट फ्री नहीं है। अब इस पर सवाल मत करेगा क्योंकि ये इन डिटेल्ड करेंगे बेटा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है, उसको मैं यहाँ 5 मिनट में कंप्लीट नहीं करा सकती। बस अभी इतना बता सकती हूँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेना। समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट है फ्रॉड। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फ्रॉड मतलब धोखा। इन मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये भी आपकी ना कहीं फ्रॉड जैसा ही होता है, लेकिन फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन अनजाने में इनोसेंटली करी जाती है। ठीक है, इनोसेंटली मतलब गलती हो गई जी, जानबूझ के हम करना नहीं चाहते थे, गलती हो गई। तो अगर ऐसी गलतियों से, ऐसी फोर्सेस से, इन दबावों से आप कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो बनाना, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं होगा। हमें चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो तो? क्योंकि मैम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तो ही या तो परफॉर्म कर पाएंगे, और बाई चांस सामने वाली पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो कम से कम हम उसके अगेंस्ट एक्शन तो ले पाएंगे। ऋषु का मैसेज आया है मैम, नेटवर्क इशू। बाकी के बच्चों को भी है नेटवर्क इशू, हो सकता है ऋषु बेटा आपके वहां पर ही हो, चेक करो। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर इशू है कोई। ऋषु यहाँ इशू नहीं है,
ओके ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब मैं 5वां पॉइंट ना आप लोगों को नो मैम, रजा खान का मैसेज आ गया, नो मैम कोई इशू नहीं है, तो रिशु नो इशू, याद रखिएगा अब अपना नाम, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों के सामने अभी मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स कवर करे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं क्योंकि हम लोगों को कुछ टाइम स्पेयर करके रखना है आप लोगों का, किस पर्पस के लिए, ठीक है। पायल थैंक यू, कृष्णा, सिमरन थैंक यू। किन चीज़ों के लिए हम लोग अपने 5 से 10 मिनट रखेंगे, डाउट्स के लिए। जो भी सवाल आपको पूछना है बिल्कुल एकदम बिना किसी झिझक के बेटा, आप लोग अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स कर लिए, पांचों बाकी के जो 6 पॉइंट्स है ना मैं एक बार दिखा देती हूँ। सिर्फ ये कॉम्पिटेंट पार्टीज का हम कुछ पढ़ेंगे जहां हम सीखेंगे कि एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, एक पागल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, एक जेल का कैदी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, एक गुंडे मूवी थोड़ी सी हम लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे गुंडे मूवी किस तरीके से बनी, कैसे अर्जुन और इनके बीच में झगड़ा हुआ, क्यों नहीं बना इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी करेंगे। और लास्ट में हम लोगों का ये जो 10th पॉइंट है, 9th के बाद आ जाएगा कौन सा, ये वाला पॉइंट हम लोगों का 10th पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज, यहां पर खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स करें, ठीक है। हम लोगों ने यूनिट्स आप लोगों को रवि प्रोवाइड कर देंगे, प्लीज़ अपना व्हाट्सएप उनको नंबर पे मैसेज कर दीजिए, उनके नंबर पे, और अपना बुक्स की डिमांड कर लीजिए, जो भी आपके नोट्स हैं उनकी डिमांड कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। एंड आई एम सिटिंग हियर ओनली फॉर यू गाइज, बाय माई वॉच इट्स 1:07, मेरी घड़ी के अनुसार अभी 1:07 हुए हैं, 1:17 तक 10 मिनट तक मैं आप लोगों के साथ यही बैठी हूँ। प्लीज़ आस्क योर डाउट एवरीवन।